बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या हो सकता है करने वाले हैं। दोनों सूरतों में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह से आगे का आगाज़ हुआ चाहता है। दिस इज इमरान हसन। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और आप जैसे जैसे बोल रहे थे मैंने कहा साथ साथ ये जरूरी है ना, सबको समझ आती है। सुबह से आगे, इसलिए मैंने कहा आगे क्या बात है। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत वेलकम। आई होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारा तो बहुत अच्छा गुजरा है और कल तो मौसम भी काफी अच्छा हो गया था शाम को, दिन में बहुत गर्मी थी। कल के तूफान ने अट नहीं दिया होगा आपको, इतनी ज्यादा मिट्टी उड़ी है, अट नहीं दिया होगा। मिट्टी से अट्टा जाता है ना बंदा, इन पंजाबी। हाँ, बहुत ज्यादा मिट्टी थी, बहुत तूफान था और हम तो आई वाज इनटू समथिंग, एक मतलब ऐसे सड़क के ऊपर और बहुत ही बंदे को अब तो डर लग जाता है। इस्लामाबाद का मौसम बहुत अजीब हो गया, अनप्रेडिक्टेबल हो गया। वैसे तो मेरे ख्याल से शुरू से ही अनप्रेडिक्टेबल था, बट अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। लेकिन अब पीएसएल जो है वो प्रेडिक्टेबल ही है। पीएसएल 10 की हम बात कर लेते हैं, जहां पर जबरदस्त किस्म के मुकाबले जारी हैं। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी जो जरूरी थी वो करनी थी और वो की गई है तमाम खिलाड़ियों की जानिब से। वो ये किया गया है कि पाक फिजाइया को खिराजे तहसीन पे पेश किया गया है। जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को सलाम पेश किया गया है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने खुसूसी शिरकत। अरे वाह, क्या मनाजिर थे भाई। लोगों का वैसे ही जोश बड़ा बुलंद हो जाता है पाक फौज से, पाक फिजाइया से। आजकल जो मोहब्बतों का पैमाना है ना, वो अपने बामे उरूज को छू रहा है, ये कहना चाहिए। कल जब एयर चीफ वहाँ पे पहुंचे, एक तो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे थे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद बाकायदा तौर पर न सिर्फ वहाँ पे आतिशबाजी की गई, शानदार किस्म के नारे लगाए गए, पाकिस्तान के नगमे गाए और क्या क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रीफाइंग किस्म का एटमॉस्फेयर था जो उस वक्त बना हुआ। और मजे की बात, लाहौर कलंदर्स ने क्वालिफाई कर लिया प्लेऑफ के लिए फाइनली मेरे शहर ने। नॉट क्वाइट इंटरेस्टेड इन हु इज क्वालिफाइंग, बट आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड के पीएसएल हो रहा है, इसका सेकंड लेग हो रहा है। 8 मैच हमारे रहते हैं माशाल्लाह। मान ले लाहौर ने कर लिया तो मान ले। नहीं, एक्चुअली मेरा वो थ्रिल है नहीं ना। मैं मान लिया, ठीक है लाहौर कर लिया। अच्छा, मोमेंटम नहीं बन पाया आपका दोबारा। हाँ, मतलब दोबारा से क्या, पहले भी उस तरह का जो है ना, फिर बीच में जंग आ गई रही सी के सर, जंग ने निकाल दी। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी फॉर द लाहौरी फॉलोअर्स, फॉर द लाहौरी फॉलोअर्स एंड फैंस हु वर एक्चुअली यू नो सपोर्टिंग देयर टीम। बहुत ही जबरदस्त बात है। अच्छा, इससे पहले एक दिन जो था ना, उस दिन हमारे आर्मी चीफ वहां पे गए हुए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज देयर और उनके साथ मिलकर हमने इसको सेलिब्रेट किया था। वी आर अल्हम्दुलिल्लाह हम्बली सेलिब्रेटिंग एवरी सिंगल मोमेंट। और उसमें वहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त माहौल था जब लोगों ने उनको अपने करीब देखा, अपने दरमियान देखा। दे वर वेरी हैप्पी, आवर स्टार्स वर देयर और बहुत मैसेज बहुत अच्छा गया ना पूरी दुनिया के अंदर। ये वही वाला स्टेडियम है जहाँ पर अटैक किया गया था। एंड देन तमाम बड़ी बड़ी पाकिस्तान की शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं, ये बताने के लिए भाई हम डरे नहीं हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी ये ट्राई कर लें आप कि यहाँ से खेलों की सरगर्मियों को ख़त्म करें, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अमन पसंद लोग हैं और खेलों को पसंद करने वाले लोग हैं और ये मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में भी गया है। खैर जी, पेशावर को 26 रन से कल शिकस्त हो गई है। लाहौर कलंदर्स ने हरा दिया था। लाहौर ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बनाए। हदफ के ताकुब में पेशावर की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 123 रन ही बना सकी, लेकिन बारिश की वजह से मैच मुतासिर। हाँ, वो वक्त वही था। 13 ओवर्स तक इस मैच को महदूद किया गया था। सलमान मिर्जा ने जो चौका लगाया, फिर इसी तरह जो मजमूई तौर पर उनके ओवर्स थे, 31 रन देकर पेशावर ज़ल्मी के 4 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। 13 ओवर्स का मैच वैसे ही ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, मुझे लगता है। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए फ़खर जमान के हवाले से अगर बात करें तो उनके बल्ले का भी लाठी चार्ज सामने आया। सो ओवरऑल इट वाज एन एंटरटेनिंग शो, अच्छा शो था। लेकिन जो हाईलाइट थी, जो उसकी लाइमलाइट थी, वो जारी बात है चीफ अफेयर स्टाफ जो वहाँ पे थे मौजूद थे। और आज इट्स अनदर इंपॉर्टेंट मैच जो कि होने जा रहा है। ऐसे ही आज एक मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान और ये मैच रात 8 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ही खेला जाएगा। अच्छा, मैचेस और क्रिकेट से ज्यादा ना इस वक्त जो सिचुएशन है, बाकी एक्टिविटीज ज्यादा तवज्जो का मरकज बनी हुई है। लोगों को कल फ्री का कॉन्सर्ट मिल गया भाई। साहिर अली बग्गा वाज देयर, शुजा हैदर वाज देयर और फिर पाकिस्तान के नगमे और फिर ये जंग का एटमॉस्फेयर देखा था। और पिंडी के लोगों को, आप पिंडी के लोगों को ये ट्रिब्यूट भी दें कि जब आपको पता है नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ था, सबसे पहले पिंडी के लोग थे जो सड़कों पे आए थे टू सपोर्ट देयर फोर्स एंड पूरा मुल्क निकला था। तो ये तो तारीख में लिखा जाएगा। हम तो बस इस वक्त से गुजर गए, लेकिन इंशाल्लाह इस लम्हे को, इन वाकयात को याद मुत्तहिद कर दिया ना इस जंग में, हम ये कह सकते हैं। खैर जी, बाबर आजम की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो पीएसएल के अंदर हमें इतनी काबिल जिक्र नहीं लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सुपर लीग में नई तारीख रकम हुई है और पीएसएल मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल करते हुए 100 पीएसएल मैचेस खेलने वाले सबसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं बाबर आजम। दैट्स अमेजिंग। वैसे बहुत ज्यादा बूस्ट उनको शुरू में मिला था जब वो पीएसएल का भी हिस्सा बने थे और इस तरह सबसे ज्यादा क्रिकेट मैचेस खेलने वाले पीएसएल के अंदर उससे पहले इमाद वसीम थे 98 मैचेस से के साथ, वो दूसरे नंबर पे हैं। इमाद इज स्टिल प्लेइंग, बाबर इज आल्सो प्लेइंग। देखते हैं ये रिटेन कौन करता है। फिर फखर जमान है जिन्होंने अब तक 94 मैचेस खेले हैं, वो तीसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम ने, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, पीएसएल में अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड, किंग्स और ज़ल्मी की नुमाइंदगी की है एंड करंटली ही इज लीडिंग
द साइड ज़ल्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज़ल्मी को रिप्रेजेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑल द वेरी बेस्ट टू बाबर। हम कोशिश करेंगे कि उनका जिक्र भी करते रहें और इसके ऊपर हमने प्रॉपर एक पूरा सेगमेंट करने के ऊपर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बार बार मेरा हाथ आगे जा रहा है ये सोचते हुए कि मेरी चाय यहाँ पर पड़ी हुई। आज मेरी चाय यहाँ पर मौजूद नहीं मिली आपको? अच्छा। मिली है चाय, लेकिन वो कहीं दूर रह गई है, तो अब कोशिश करेंगे कि ब्रेक के दौरान वो मैं चाय लेकर आऊँ। आगे बढ़ते हैं, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक पहले आपका झुमका फेमस है सोशल मीडिया पे, फिर आपकी चाय फेमस हो जाएगी। लोगों ने वो इतना पसंद किया है, कल मेरे साथ किसी ने शेयर किया था 1.5 मिलियन उसके व्यूज थे। Amazing. Thank you so much for loving the work that we do. आगे बढ़ते हैं। That was फिल्बदी, वो कोई प्लान नहीं था। खुदा कोई प्लांटेड नहीं था। बाकी में मेरा झुमका गिर रहा था। राफेल भी कभी प्लांटेड गिरे हैं, वो फिल्बदी गिरते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, कोपेमा सरबाज खान की हमने बात करनी है। उन्होंने नई तारीख रकम की है। बहुत जबरदस्त, बहुत टैलेंटेड, बहुत होनहार हमारे माउंटेनियर हैं। 8000 मीटर से बुलंद जो चोटियां हैं उन्हें बगैर मसनूई ऑक्सीजन से उन्होंने सर किया है। और ये कारनामा इससे पहले भी आई मीन ही इज बीन ट्राइंग दिस, और फिर अब तो कमाल ही है, वो नहीं रुकने वाली कारकर्दगी। पहले पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। सरबाज ने ये संगे मील जो है गुज़श्ता रोज 8586 मीटर बुलंद केंचनचोंगा सरबाज को पार करके जो है अबूर किया है। और गुज़श्ता बरस तमाम 14 बुलंद चोटियां भी उन्होंने सर की हैं। ऑल द वेरी बेस्ट और कंग्रेचुलेशंस कहेंगे हम सरबाज को कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं, आपका जिक्र हम करते रहेंगे और अपने हीरोज को हम बुलाते नहीं है। स्पेशली हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं, और जब आपने यहाँ पर आना है कोशिश करनी है कि हमारे शो के अंदर जरूर है, सो दैट आपकी मुलाकात करवा सके हम। और देखने वाले आप लोग जितने भी हैं, हमारे ये वाले जो हीरोज हैं ना, जो हमारे शोज के जरिए जिनको हम आप तक पहुंचाते हैं, सोशल मीडिया पे जाके उन्हें जरूर सपोर्ट करें। आप जब उन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो फिर ब्रांड्स उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनकी जो ब्रांडिंग है वो बेहतर होती है और उनको एक हेल्प मिलती है अपनी गेम को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, में आपका एक छोटा सा लाइक फॉलो है, इट हेल्प्स देम ऑन सोशल मीडिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए। कल के मौसम का हमने जिक्र किया था, एज ऑफ सेड आई वाज इन मिडल ऑफ समथिंग, और मुझे बहुत ही मुश्किल हुई फिर सड़क के ऊपर तरह तूफान थे एंड ऑल दैट। बहुत तेज आंधी थी, गरज चमक थी। इसके साथ कल रावलपिंडी में बारिश हुई, और वैसे तो कहते हैं कि रावलपिंडी की बारिश का कोई एतबार नहीं है, कभी भी हो सकता है। कल वाकई ऐसा हुआ। इट टुक हार्डली 10 to 15 मिनट्स, मौसम बना और शदीद तूफान शुरू हुआ और आके गुजर गया। सही बात कर रहे हैं, इसी पे हमने आगे बात भी करनी है। एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि दिन बहुत ज्यादा गर्म था। 45 डिग्री तक तो मैंने चेक किया टेम्परेचर जा रहा था, लेकिन फील लाइक वो उससे भी ज्यादा था। लेकिन शाम में अचानक से मौसम तब्दील हुआ था। अब मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में, अगला एक हफ्ता कैसा रहेगा, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर हमारे साथ अंजुम नज़ीर उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन एक स्टोरी भी कल का बता दें, क्योंकि कल बहुत तूफानी बारिशें हुई, उस वजह से कुछ हलाकतें भी हुई, जहाँ पे खासतौर पर अगर हम KPK की बात कर लें, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद के जाँ बख्तला मिली। और जो ज़िले इंतज़ामिया है उसने भी इस हवाले से हमें रिपोर्ट किया कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर से ऐसे वाक़यात की इतलात मिली हैं। इस वक्त हमारे साथ अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब मौजूद हैं, तो उनसे आशा आप बात कर लेते हैं कि वो हमें क्या अपडेट करते हैं। चलते हैं अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा कल के मौसम के बारे में बताइएगा। अचानक से ये तब्दीली क्या एक्सपेक्टेड थी, और आने वाला एक हफ्ता जो है उसमें मौसम कैसा रहेगा? जी बकरिया, देखें जी, ये तो पहले से बता दिया गया था कि 18 तारीख की शाम से जो है एक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क को मुतासिर करना शुरू करेगा, जिसका कल हमने इम्पैक्ट भी देख लिया। और चूंकि दर्जे हरारत ज़्यादा थे, तो जिसकी वजह से आंधी जो है वो तेज़ चली, तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ऑलमोस्ट इस्लामाबाद के गिरदोनवा में जो है वो आंधी चली थी, जबकि शहर के अंदर जो है तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं थी। और बारिश चूंकि कम हुई, लेकिन मौसम कदरे बेहतर हो गया। और अगर हम इसको देखें तो ये सिलसिला आज भी बरकरार रहेगा आइसोलेटेड प्लेसेस के ऊपर। इसमें नॉर्थ ईस्ट पंजाब, इसमें लाहौर, सियालकोट और कसूर के इलाके हैं, यहाँ पर भी इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो सकती है। जबकि अपर KPK और उसके साथ साथ जो हमारा पोटोहार रीजन है, कश्मीर, यहाँ पर भी जो है वो इसी तरह जो है वो आंधी गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात रहेंगे। ताहम जो मुल्क का जनूबी इलाका है, जिसमें जनूबी पंजाब या सिंध है, वहाँ पर और बलूचिस्तान, वहाँ पर अभी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कल भी जो है दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और इस बात की तवक्को है कि ये सिलसिला तकरीबन 20 तारीख तक जो है गर्मी का कल ये जो इतना शदीद तूफान था, थोड़ा सा इसकी तफसीलात भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो कि कुछ जगहों पे इसने बड़ा नुकसान भी किया। क्या ये यूजुअल था, अनप्रेडिक्टेड था, यानी कि हमारे सामने तो अचानक से ही आया, लेकिन आपके पास फोरकास्ट मौजूद थी, और आपके पास क्या इतलात हैं इसको लेकर? कहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ हवाएं चली? थोड़ा कल के बारे में भी हमें बताइए। देखें जी, सबसे ज्यादा हवा तो मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद की आउटस्कर्ट्स में ज्यादा रही है, जो तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रही।
और याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे बताया आपने 41-2 था इस्लामाबाद में, और इस गर्मी की वजह से जब आपका कोई मगरिबी हवाओं का सिलसिला, जब ठंडी हवा उस एरिया में आती है तो इसी किस्म की आंधी डेवलप होती है। ये मई में यूजुअल थिंग है। और इस किस्म के टेम्परेचर के बाद जब कोई सिस्टम डेवलप होता है तो इसी तरह तेज आंधी होती है। और ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जब मगरिबी हवाओं के सिलसिले मुल्क को मुतासिर करेंगे तो ये सिलसिला इसी तरह बरकरार रहेगा। ठीक है, अभी फिर मौसम, ये बारिशें जो हैं ये मजीद हो सकती हैं, इनके बारे में भी बता दें। और लाहौर और स्पेशली कराची, वहाँ पर क्या मौसम रहेगा? उधर भी बारिश का इम्कान है? देखें, पहले अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में तो बारिश का फिल वक्त कोई इम्कान मौजूद नहीं है। टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल के आसपास 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेंगे। समंदरी हवाएं भी रहेंगी। ताहम नमी ज्यादा होने की वजह से जो कराची का प्रॉब्लम है, तो वहां पर जो है वो फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो 2 से 4 डिग्री एक्चुअल से ज्यादा होता है। अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में आज शाम गए जो है वो आंधी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर के साथ जो है आप ऊपर सियालकोट, कसूर और जैसे बुल्हे का इलाकों में हो सकती है। अच्छा अंजुम भाई, बहुत सी जगहों पे कुछ बेहतर हो जाएगा। सब ये जानवरों की मंडियां लग गई हैं बहुत जगहों पे, तो इतनी बारिश हो सकती है या मसला कि वो मुतासिर हो जाए? खासतौर पे अगर बड़े शहरों के बारे में हम आपसे पूछ लें, यहाँ पे बड़ी बड़ी मवेशी मंडियां लगती हैं, उनके बारे में कुछ बता दें। देखिए जी, बारिश कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ताहम आंधी जो है वो एक इम्पैक्ट दे सकती है। जिससे आपके अगर टेंट्स लगे होते हैं तो वो टेंट उखड़ जाते हैं, कोई दरख्त गिर सकते हैं, तो इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो सकती है। मतलब कट्टे कुट्टे बांध ले अपने ना, छोटी मैं वैसे तो चाहता हूँ कि मैं ईद की प्रेडिक्शन अभी आपसे ले लूं, लेकिन चले बाद में ले लेंगे, जिंदगी नहीं तो अभी टाइम है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस मौसम के हवाले से हमें आगाह किया। जी, अनयूजुअल नहीं है, मई में ऐसा होता है, अंजुम साहब ये कह रहे हैं। सो आप अगर बाहर आपका कोई भी काम है, खासतौर पर कोई इवेंट है अगर, तो उसके हवाले से आप ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जरूर रखिए, नहीं तो फिर सब कुछ भीगा भीगा हो जाएगा। लाहौर वाले जो है वो तैयारी रखें, शाम में बारिश आंधी वगैरह जो है ना वो हो सकती है। यू नेवर नो, वैसे इस्लामाबाद में भी हो सकती है, तो उसके लिए तो आप इस्लामाबाद वाले तैयार ही रहते हैं। आप जाते हैं जी एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ जरा बात करेंगे, कुछ नहीं बल्कि ज्यादा बात कर लेंगे आपकी लैंग्वेज के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में भी, और इंटरनेशनली पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा हुआ है। इरशाद भट्टी साहब विद अस, स्टे विद अस, स्पाइस दिस देयर। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इरशाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है एज वी प्रॉमिस्ड कि ब्रेक के बाद वो हमारे साथ मौजूद होंगे। वो हमारे साथ हैं, डायरेक्ट होगी, ज्यादा बेहतर है ना, क्योंकि आपको पता है जब भट्टी साहब मौजूद होंगे तो सिर्फ एक इशू के ऊपर बात नहीं होगी, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो भी चल रहा है या इवन इंटरनेशनली जो भी चल रहा है पाकिस्तान को लेकर, सब पर बात होगी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। मैं ठीक कर लूं, भट्टी साहब बैठे हैं, वायरल तो होना ही है, हमने थोड़ा सा सेट कर लिया। चलिए आपको स्टोरी बता दें। हाँ, इजाजत है। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें आयशा, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने जो भारतीय प्रोपेगेंडा है और मजमूम साजिशें हैं, इसको आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए एक सिफारती वफ़द तश्कील दे दिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और मुख्तलिफ जगह जो है, ब्रसल्स भी इसमें शामिल है, इनका दौरा करेगा। और जो खित्ते में भारत का प्रोपेगेंडा है और जो इसकी अमन के हवाले से अमन को तबाह करने की कोशिशें हैं, इसको बेनकाब किया जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखने के लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा। इस वक्त की सरबराही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि वैसे भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड करते रहे, वी मस्ट अप्रिशिएट। और इसी तरह फिर इसमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, नून लीग के रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब है, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सेंटर शहरी रहमान हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर हैं, MKM के रहनुमा फैसल सब्सवारी हैं, तो बड़ा अहम है। और साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा तमीना जंजुआ और इसके अलावा जलील अब्बास जिलानी साहब भी शामिल हैं। तगड़ा वफ़द है। अब भट्टी साहब की तरफ चलते हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि वो इनमें से किस की शमूलियत पर खुश, उनके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है। वैसे आप खुश हैं? ये जो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ना, सबसे पहले वो कह रहे थे आपने 8 बजे मुझे उठाया और मैं चंक्स में उठता रहा। चंक्स में? हाँ, मतलब उठता रहा, जागता रहा। तो मैंने कहा मॉर्निंग शो होस्ट के साथ ये रोज होता है, आपके साथ आज हुआ है, ये रात को जो प्रोग्राम करने वाले लोग। आप ठीक हैं भट्टी साहब? अजीबो गरीब देखिए कि मैं एक मरतबा उठा, आज मैं फजर के वक्त नहीं उठा। मैंने आपको बताया हमारा एक्सपायर्ड ग्रुप है, ठीक है, अरशद का नाम उन्होंने कहा था, मेरे हमारे ले लीजिए। अरशद कर्नल अरशद ज़मान है, मुनव्वर रज़ा गुज्जर हैं, इसाक वड़ैच हैं, ये सारा एक्सपायर्ड लोग हैं, अपनी ज़िंदगी की इनिंग्स खेल चुके हैं बाबे। और इनमें वो मियाँ फ़याज़ अच्छी हैं, इब्राहीम हैं, मियाँ इब्राहीम हैं,
और 2 चीमा बरादरान हैं, भट्ट साहब हैं, और ये सारे आपके दोस्तों के ग्रुप है? ये जो मॉर्निंग वॉकर भट्ट साहब हैं। अच्छा। और इसके अलावा जो है ढुड्डी साहब हैं। अच्छा। और इनके जो निकनेम अगर मैं कहूँगा तो बस फिर तूफान आ जाएगा, निकनेम नहीं लेगा। आपके तबसरे तो फिर सुबह सुबह के वक्त शुरू हो जाते हैं। ये मुझे तबसरे सुनाते हैं उस वक्त। आजकल सबसे ज्यादा बातें तो जंग के हवाले से होती होंगी, है ना? और 2-3 और नाम ले ले, वरना मैं सवेरे मॉर्निंग वॉकर्स पे, क्योंकि मैं वरना फौत हो जाऊँगा जाते ही। तो इसके अलावा हमारे राना कैसर हैं, इसके अलावा अमीन तनोली हैं, अफजल मलिक साहब हैं, और वगैरह वगैरह ढेर सारे। तो ये 10-11 लोग हैं जो हम वॉक सारे हजरात ही। आज मैं नहीं गया, और आज मैंने 8 बजे उठा, मैंने कहा बड़ा टाइम है। उसके बाद मैं 9 बजे उठा, मैंने कहा बड़ा टाइम है। जब 9:20 हुए तो अचानक मुझे याद है मैंने तो आपके पास आना है, तो मैं वैसे ही आ गया हूँ जैसे था। And lucky you are कि this show is 10 to 12, 9 to 11, otherwise आप जैसे थे। अच्छा, getting back to the subject, कैसी मूव है ये? क्योंकि भारत ने अभी रिसेंटली कोई तकरीबन 70 सिफारतकारों को पाकिस्तान पे अटैक से पहले भी ब्रीफ किया था, जो उन्होंने सो कॉल्ड एक स्ट्राइक की थी हमारी सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, और फिर अभी कल भी परसों मैंने एक स्टोरी पढ़ी कि उन्होंने फिर एक ब्रीफ दी है। और इंडिया के जो जयशंकर हैं वो बड़े एक्टिव हैं कि दुनिया को एंगेज करें इस सारी सूरत हाल के ऊपर, चूँकि उनकी सुबकी बड़ी हुई। पाकिस्तान ने अभी डिप्लोमेटिक मूव किया, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या इम्पैक्ट कर सकती है? सबसे पहले तो आप दोनों को मुबारक, पूरी कौम को मुबारक। यकीन करें हमें अभी नहीं पता चला कि हमने क्या कर दिया है। 3 चीज़ें हैं मेरी लाइफ को अगर हम 77 साल को हम करें पाकिस्तान की ज़िंदगी को, तो क्या में पाकिस्तान एक मौजज़ा था, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना एक मौजज़ा था, और ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस एक मौजज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें ये अगली मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी कि 80 या 60 तैयारे एक तरफ, 40 तैयारे एक तरफ, और 1 घंटा। मेरा एक दोस्त बॉक्सर है, उससे मैंने पूछा यार 3-3 मिनट का होता है क्या तुम लोग? उसने कहा किसी दिन रिंग में उतरो 3 मिनट 3 सदियां लगती हैं। और जब मुक्के पढ़ रहे होते हैं ना तो 3 मिनट ख़त्म ही नहीं होते। तो ये जो 1 घंटा फ़िज़ा में था, और फिर राफेल गिराने, और फिर जंगी जहाज़ गिराने, और फिर कोई मुकाबले ही नहीं। और चूँकि वो रात में आए थे तो रात में गिराने, और फिर फिर मुकाबले ही कोई नहीं। और फिर S-400, और फिर उनका इस तरह स्ट्राइक करना, और फिर यानी उधमपुर, पठानकोट, पता नहीं क्या क्या। तो सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, पाक फ़ौज को, पाक फ़िज़ाइया को, ये कमाल के इन्होंने किया, और हमारी ज़िंदगियों को एक जगह पे ला के, हम तकसीम थे, हम नफ़रत में थे, हम बिखरे हुए थे। तो शुक्रिया नरेंद्र मोदी का कि उसने हमें फिर से इकट्ठा किया, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमारा मीडिया कमाल का, उधर की बरखा दत्त झूठी निकली। जी ऐसी छोड़ दीजिए बाकी सारों को, अरनाब को, मैं तो वैसे कह रहा हूँ अगर आप किसी दिन अरनाब को, मेजर गोरवारिया को, बरखा दत्त खा जाएंगे सर उनको। और नहीं वैसे बड़ी बात से अल्लाह बचाए। इनको ला के ना सवेरे मेकअप करा के तो पीछे बिठा दिया करें, और यकीन करें। और हमारी जो असली ऑडियंस है ना, जो आपको मुझे देख के बड़ी माइंड करेगी कि नहीं हम नहीं चाहते, नहीं मैं चाहता हूँ। इस लेवल के झूठे हैं ये। और यानी बरखा दत्त ने कहा कि हमारा F-16 गिर गया, पायलट गिरफ्तार हो गया। फर्स्ट टाइम मुझे जिंदगी, मैंने रात को जाग रहे थे, कौन सो रहा था, हम जियो पे लाइव भी थे सम टाइम, तो वो मैंने कहा कि ये झूठ कैसे हो सकता है। हमारे एक पॉडकास्टर भाई हैं शहजाद, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की बरखा दत्त के सामने एक प्राइवेट पॉडकास्ट के ऊपर कि राफेल से जल्दी तो आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे गिरी है। हाँ वैसे ही हुआ, खत्म खुदा की। और ये वो लोग हैं जो झूठे निकले, और हमारा मीडिया कमाल उसने काम किया, और कोई हमने वो नहीं फैलाई। तो वो है। और फिर DGI-SPR कमाल काम किया इस आदमी ने, खुदा की कसम, लम्हा बे लम्हा, और इस तरह इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया सारा। बाकी तो बाकी मैं अब वो नहीं बात करता कि किसने JF-17 थंडर बनाया और उसका पता ही कोई नहीं था वो कहाँ है। और यानी हमारे मखौलिया माहौल देखें, जिसने JF-17 बनाया, और जिसने वो क्या उसको कहते हैं कि पूरा ऑपरेशन जिसकी ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ वो पता ही कोई नहीं। और दूसरा भाई स्विमिंग कर रहा था। यानी हमें भूल गए कि हमने सवेरे वॉक करनी है, बच्चे हमारे किधर हैं क्या है, और वो भाई स्विमिंग कर रहा था। तो खैर वो छोड़ दीजिए। तो पूरे पाकिस्तान को मुबारक के कमाल अल्लाह ने हमें इज्जत दी, और ये अल्लाह पाक का खास फजल। एक सारे महाज आपने गिनाया, एक सिफारती महाज आपने नहीं गिनाया। उस पे भी माशाल्लाह पाकिस्तान के जो दोस्त थे, चीन, अज़रबैजान, सर हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े रहे। साथ खड़े रहे। और मज़े की बात है कि हमने जंगी मैदान में, हमने साफ्ती मैदान में, हमने सियासती मैदान में, हमने सफारती महाज में,
आउट क्लास खत्म कर दिया। अब है अगली, ये बड़ी लंबी जंग है, जंग अभी शुरू हुई है। अच्छा, ये जंग कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के हालात हमारे सामने, दुनिया के हालात हमारे सामने, और भारत ने मजबूर किया, लेकिन पाकिस्तान ने बताया कि अगर आप हमें छेड़ेंगे, हम अमन चाहते हैं, तो हम खड़े हुए हैं और हमारी तैयारी पूरी है। ये कितना बड़ा मैसेज गया पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली भारत के लिए, क्योंकि उसने अंडर एस्टिमेट तो किया कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की आवाम शायद तकसीम है, वो साथ खड़ी नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तानी आवाम खड़ी रही। आप अंदाज़ा करें, नहीं पाकिस्तानी आवाम को सलाम, कमाल के लोग हैं, हम तो हैं ही ऐसे। कमाल के लोग। हाँ, हम तो हैं ही ऐसे, हम तो हैं ही ऐसे। हमारे हमने तो अपने सामने खड़े होकर मिसाइल चला रहे, ड्रोन लेके मोटरसाइकिल पे घर जा रहे थे। ऐसे ही है। और लोगों ने रीला बनाई है कि उसे बम डे गया, तो बम वेकन। मेरा बेटा है 11 साल का, तो वो बड़ा मुझ पे गुस्से हो रहा था कि आप टीवी पे बोलते रहते हैं, अगर हम भी कहीं जाते तो ड्रोन हमें भी मिल जाता। मैंने कहा हमने ड्रोन लेके आए, टीवी पे क्या फायदा बोलने। तो वो अच्छा, कमाल के लोग पाकिस्तानी कौम है। अब दूसरी सूरत हाल है सफारती जंग। सफारती जंग में यानी आप अंदाज़ा करें कि हमने काम क्या डाला है। भारत में नरेंद्र मोदी को पता क्या कहा जा रहा है? नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी, ये भारत में कह रहे हैं। जी, कह रहे हैं। मिट्टी का शेर इसने गिरवी रखा दिया, के सामने जाके गिरवी रखा दिया अमेरिका के आगे। पाकिस्तान क्या तुम हम कहता, तो वो कल मैं तकरीर उनकी सुन रहा था पार्लियामेंट की, वो कहते तुम कहते थे हम बलोचिस्तान अलहदा कर लेंगे, इनको सबक सिखाएंगे। ओ भाई तुम तो भाग गए हो। अच्छा, ये दूसरा मसला कश्मीर एक मरतबा फिर आलमी सतह पे उजागर हुआ हमारी इस सारे के बाद। तीसरा, इस दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया संजीदा ले रही है, इज्जत के साथ ले रही है। पहले तो था ना कि कभी हमारा भिखारी चला गया, तो कभी हमारे कर्जे, तो कभी हमारा कुछ, तो इस मरतबा हम है फजाई किंग जी। तीसरा, हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े रहे। चौथा, ट्रंप कह रहा है आपको, बार बार कह रहा है आओ ट्रेड करते हैं, तुम लोग कमाल के लोग हो, फलाना फलाना, ये भी बड़ी है। अब यह जो आ गया ना, यहाँ भारत का जो एक और हुआ कि भारत ने कांग्रेस को आगे साथ जप्फी डाली है, शशि थरूर को हेड बनाया है इस पूरे वक्त का, वरना कांग्रेस को वो क्या टेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपोजिशन को के साथ मिला के करवा लेते हैं। क्लासिकल जुगते वो मारता था नरेंद्र मोदी, मुझसे ज्यादा अच्छी, मुझे जेलस फील होता था जब वो राल को जुगते मारता था कि बच्चा ब्रायलर मुर्गी नहीं, नरेंद्र मोदी उसको, और अब उसको मिला, उसको डिनर कराया और उसको कहा कि मेरी मदद करो। अच्छा, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, अब पाकिस्तान, क्योंकि जंग तो आपने खुद कहा कि लंबी है, आगे चलने वाली है, और नरेंद्र मोदी के आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। लोग तो कह रहे थे वो मिटाने आए थे सफ़े हस्ती से हमें, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ। स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए? क्योंकि एक तो हमें पता है हमारी इकॉनमी उतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब जो एक्सटर्नल डेट भारत का है वो पाकिस्तान से तकरीबन 2 टाइम्स ज़्यादा है, अगर आप फिगर वाइज। जी बिल्कुल। तो फिर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या आप समझते होनी चाहिए, जिससे हम इस सारी सूरत हाल से मुकाबला भी करें और मुल्क भी चले, हमारा ठीक से चले? सर, अब मैंने कहा ना कि असल जंग अब शुरू हुई। एक तो हमने मार्का जीत, अब है सफारती जंग, अब है दुनिया को बताने की जंग, अब है अपने आप को इकट्ठा रखने की जंग, अब है अब ये तो कमाल कर दिया एयरफोर्स ने और सारों ने किस, यानी उनका जो राफेल हैं वो जितने के खरीदे हैं वो हमारा टोटल दिफाई बजट है। ऐसे ही टोटल साल का बजट है जितने को उन्होंने एक सिर्फ 35-36 राफेल खरीदे हैं। ऐसे है। तो उनका 80 अरब डॉलर, हमारा 10 अरब डॉलर कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर राफेल हमारे पास होते तो एक भी ना गिरता, यकीन करें। तो ये वो अब तो मैं मीम पढ़ रहा था कि वो राफेल कंपनी जो है ना, उसके सीईओ ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया जी, और उसका मैं पंजाबी में तर्जमा कर रहा हूं। उसने फ़ोन किया, उसने कहा आज तो बाद तुझे साढ़े लिए मर गए, असी थोड़े लिए मर गए, और फ़ोन बंद कर दिया। तो अब सर सफारती जंग है। सफारती जंग में पूरे पाकिस्तान को लेकर चले। हुकूमतों के दिल बड़े होते हैं, हमारे झगड़े हैं, 9 मई के झगड़े हैं, बाकी झगड़े हैं, इलेक्शन के झगड़े हैं, 26 अमेंडमेंट के झगड़े हैं, पीका के झगड़े हैं, लेकिन ये हमारे झगड़े हैं, ये चलते रहें। लेकिन जब ऊपर पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडरशिप को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, उस वक्त भी इवन तहरीक इंसाफ का अपने सबको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि सब एक पेज पे आए और सब पीछे खड़े हुए और सपोर्ट किया। मेरे ख्याल में ये एलिमेंट चलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे हम बेहतर सोचें और मजीद पॉजिटिविटी लेके अपने अंदर। इकॉनमी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें मुसलसल हम बात करते हैं और मुसलसल जिसका हमें ताना भी दिया जाता है। अदरवाइज मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, चैलेंज भी कर सकते हैं हम इस बात को कि अगर आप फैक्ट्स के ऊपर आएंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत के अंदर हैं। एंड समबडी मेंशन इट जी, अगर आप दुनिया भर के भारत के अगर 5% वो लोग जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं
उनकी वेल्थ एक साइड पे कर दे तो पीछे 95% इंडिया खत्ते गुर्बत से नीचे आ जाए। जी बिल्कुल, उसकी जो टोटल आप इतनी ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी को लेकर क्या स्टेप्स वी शुड डू कि हम आगे बढ़ें और बेहतरी आए? सर, इंडिया अपना झूठा सौदा बेचता है, हम अपना सच्चा सौदा नहीं बेच पाते। इंडिया ने अपना जो सॉफ्ट इमेज दिखाया है ना कि वो बॉलीवुड, तो वो अंबानीज, तो वो सारा, तो फिर वो शाइन इंडिया, तो फलाना फलाना। हमें अब क्या है, दोस्त मुल्कों के साथ करना चाहिए। हमें अब थोड़ा सा मेहरबानी करके अपने घर को सीधा करके बेहतर करके चलना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर। और अब इस मार्के में हमें पता चल गया कि कौन कौन हमारे दोस्त हैं और कौन कौन है। खुद इन्हिसारी की तरफ आना चाहिए। हमें अब थोड़ा सा वो बादशाहों वाली लाइफ से नीचे आना चाहिए। वैसे लाइटर नोट, ये मोदी कैसा आदमी लगता है आपको? कैसा आदमी है नरेंद्र मोदी? कमाल का आदमी है। वैसे कैसे नरेंद्र मोदी की 2-3 चीज़ें निकाल दें तो नरेंद्र मोदी ने दिल निकाल दे, रूह निकाल दे। नरेंद्र मोदी के अंदर से पाकिस्तान दुश्मनी निकाल दे। हमारा तो, मुझे तो सख्त जहर लगता है ना, इसलिए कि ये इसकी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान दुश्मनी। कहता है, मैंने फख्र करता है कि मैंने 71 में पाकिस्तान तोड़ने में अमली तौर पर हिस्सा लिया। और जो इसका और हसीना वाजिद दोनों जो एक इंतहा पसंद थे, उनका जो एक एग्रीमेंट हुआ था वो पता है किस के आगे हुआ था? जहाँ वो हथियार डालने वाली वो तस्वीर है 71 की, उसके आगे बैठ के ये करते थे। और इंसानियत का कातिल है और मुसलमानों का कातिल है, मुसलमानों के अंदर दहशतगर्दी और अपने अंदर कम्युनिटीज। और अब इन्होंने गुजरात अमेरिका में पता करना क्या, हम यानी भारत इस वक्त दहशतगर्द है। भारत का वो इमेज नहीं रहा, वो जो जमहूरियत पसंद, तो इंसानी हकूक पसंद, तो बड़ा। लेकिन इसराइल तो साथ खड़ा हुआ है, और इसराइल वही है जो जिसके साथ अमरीका, 3 चीजें, अमरीका साथ रहता है। इसराइल भी है लेकिन अमरीका तो साथ देता है। 3 लोग खड़े हैं जी, भारत के साथ 3 लोग खड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान, इसराइल और भारत। अमेरिका ने उसको ओन नहीं किया, उसकी स्टोरी को। यूरोप ने ओन नहीं किया। जयशंकर की फ्रस्ट्रेशन की हमें सिखाओ मत, हमारे साथ दो। यूरोप ने ओन नहीं किया, हमारे साथ पूरी दुनिया थी। और एक बैनुल-अक़वामी इंक्वायरी हुई है पहलगाम पे, मुख्तलिफ मुल्कों ने करवाई है। उसमें फर्स्ट टाइम ये रिवील हो रहा है और अभी ये सामने आएगी कि ये जो पहलगाम दहशतगर्दी, ये इसके जो सिरे मिलते हैं अफगानिस्तान में उन तंजीमों से मिलते हैं जो हमारे खिलाफ लड़ रही हैं। और ये अब, और उन्हीं दिनों में इब्राहिम सदर जो मुल्ला हैबतुल्लाह का करीबी था, वो भारत में है और 12 दौरे ये किए हैं। तो ये मुझे एक गठ जोड़ लगता है। जाफर ट्रेन एक्सप्रेस देखें, उसमें असला अफगानिस्तान से, उसमें जो बात कर रहे थे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान, इंडिया, इसराइल और ये लगता है। तो हमारे अब इकानमी से बढ़ा है। हमें जो हमारा इधर वाला बॉर्डर अफगानिस्तान वाला भी ओपन है, ईरान वाला भी है, इंडिया वाला भी है। तो एक तो इस पे करना चाहिए। दूसरा, पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि कनाडा में किसने दहशतगर्दी करवाई, अमेरिका में किसने कराई, म्यांमार में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, और पाकिस्तान में वो कहता है फख्र से बताता है 21 लोग मारे। भट्टी साहब, अमृतसर के अंदर किसने करवाई, अपने शहरियों पे मिसाइल किसने मारी? भट्टी साहब, मसला ये ना कि झाग की तरह बैठना नहीं चाहिए ये सारा मामला। पाकिस्तान कुछ टाइम के लिए इसको टेकअप करता है, देन रुक जाती है वो मामला। अब मैं कोई नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि इसहाक डार कमाल कर दिया, अल्लाह ने उनको भी दिया, और कमाल उन्होंने इसमें काम किया अभी तौर। अब ये है दुनिया को बार बार बताना, दुनिया के पास बार बार जाना, दुनिया को बार बार सारी चीजें रखना, और ये सफारती जंग है, इसमें हमें हारना नहीं। इंशाल्लाह। कौन सा इंडियन चैनल ज्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है ना, हम साफी, मैं देख रहा था कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कोई फॉलो कर रहे थे, कैसा लगा देख के? कराची उन्होंने तबाह किया, लाहौर की सी पोर्ट तबाह की उन्होंने, क्या फीलिंग थी बीइंग जर्नलिस्ट? क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं, उनको ज्यादा पता है। सर, मुझे क्या महसूस हो रहा था? बड़े नॉन जर्नलिस्ट हैं मैं यकीन करें, पहली दफा मुझे अच्छा लगा कि चीचा वतनी में एयरपोर्ट है। मैं सड़कों से जा जाके थक गया, हमें तो पता ही नहीं, सड़कों से जा जाके मैं थक गया। अच्छा। और मुझे पहली दफा पता चला कि ये भारतीय मीडिया ने आपको बताया कि चीचा वतनी में एयरपोर्ट है, और मुझे पहली दफा पता चला कि हम तो गुजरांवाले में चिड़े खान जाओ जी, रोटी खान जाओ जी, गुजरांवाला भी साहिल समंदर, थोड़ा सा उधर भी हो जाए, और लाहौर के करीब समंदर है, और इधर वो उतरे। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंडियन मीडिया ने कहा कि हमने यूनिवर्सिटी रोड तबाह की है, तो एक स्टूडेंट ने कहा वो हमने खुद की हुई है, बनाई नहीं है। अच्छा, वो कराची में जो बता रहे थे कि हमने सड़कें, तो ये वो, तो वो उस पर हमें फील ही नहीं हो रहा था। हम तो सिर्फ ये ढूंढ रहे थे कोई इंडियन फौजी किधर है, इंडियन फौजी किधर, तो बाकी जो सारा अच्छा तो इस्लामाबाद। लेकिन बड़ा डिजास्टर भट्टी साहब, ऑन अ सीरियस नोट, मतलब इतना बड़ा मीडिया है, जैसे आप इकोनॉमी का साइज बता रहे हैं, वैसे उनके मीडिया का साइज भी, हम तो उनके सामने एक पीनट है, बिकॉज मुल्क बहुत बड़ा है और उसका साइज, और फिर वो बहुत पुराना मीडिया है, वी नो, मतलब कब
तब से उनके चैनल्स चल रहे हैं, तो उसके बाद इतनी इमेच्योरिटी, इतनी वन साइडेडनेस या इतना प्रेशर गवर्नमेंट का कि आप कराची पोर्ट तबाह कर रहे हैं, आपने क्या क्या खबरें दे दी और सारी होता ना एक आध खबर गलत हो जाए या दो गलत हो जाए, सबका सब गलत आपने रिपोर्ट कर दिया। एक वो मैं उनका सुन रहा था क्लिप, वो कह रहे थे कि ईरान ने कहा है कि ज़रा रुको, ईरान ने कहा ज़रा रुको, हमारे दोस्त के साथ ये नहीं हो सकता, ईरानी जहाज़ उड़ गए, यानी उन्होंने भी हमारी तरफ आना शुरू कर दिया। यानी कमाल। पता है उसकी 3-4 वजह। एक, जो मेन मीडिया है वो नरेंद्र मोदी के जो बिजनेसमैन उन्होंने खरीद लिया है। नंबर 2, इतना टेरर है, इतना उनकी इंतहा पसंदी है, कोई कर ही नहीं सकता, उस तरफ जा ही नहीं सकता। अभी तक वो सवाल उठाते हुए 100 मरतबा डरते हैं और देते हैं। और नंबर 3, पाकिस्तान दुश्मनी। और नंबर 4, एक तकब्बर। ये तकब्बर और तदब्बर की जंग थी। मोदी का तकब्बर, हमारा सबर, उसकी जंग थी जिसमें उसमें वो शिकस्त हुई। और लास्ट क्वेश्चन ध्रुव राठी के हवाले से मैं लाजमी करना चाहता हूँ। आप खुद भी यूट्यूबर हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी वैसे उसकी क्रेडिबिलिटी, लेकिन he gets lots of views, we know। वो 40, 50, 60 लाख व्यूज कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके चैनल के लिए। उसमें एक एंटायर पाकिस्तान वीलॉग करना, सारे इंडियन चैनल्स के रेफरेंसेस कोट करना और पाकिस्तान प्रोपिगेट करना, इसको आप कैसे देखते हैं? इन दी एंड साइड आप अपनी गवर्नमेंट से सवाल करें। आप ओवरऑल आपने देखा होगा वो वीलॉग, प्लीज इस पे अपना टेक हमारे सामने रखिए, जो एंटायर पाकिस्तान पूरा एक नैरेटिव उसने बिल्ड करने की कोशिश की है। मैं कह रहा हूँ कि मायूसी, बिलीव मी, मायूसी। अच्छा, ये वो था, यानी हमारे सामने कुछ नाम होते हैं ना, पाकिस्तान में भी आते हैं तो कुछ नाम क्रेडिबल नेम्स, तो नाम आते हैं, बेहतर समझते थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े एंकर हैं, जो हमसे आगे सीनियर हैं, जिनके जो सिर्फ ना उनका नाम लेते हुए थोड़ा सा वो कहते थे कि रकू के आलम में चले जाते थे। अब वो पहली दफ़ा उनको हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाईजान ये थे आपके दोस्त और ये थे आपके फलाने। अर्नाब गोस्वामी से तो आप कोई तवक्को नहीं कर सकते। जनरल बख्शी, मेजर गौरव आर्या से, जो मेजर गौरव आर्या जो बकवासबाजी की, तो अब पूरी दुनिया में तो, लेकिन कुछ नाम हैं जिन्होंने मायूस किया और बहुत ज़्यादा ही मायूस किया। और लेकिन ये है कि डॉलर की भी थी, रेटिंग ब्रेकिंग भी थी, आप बेहतर समझते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, एक बड़ी पॉइंट जो ध्रुव या किसी भी यूट्यूबर के हवाले से हम बात करें और मेजर गौरव आर्या टाइप लोगों की, मुझे नहीं मालूम इन लोगों को पता या नहीं, लेकिन ये अपने इन चंद डॉलर्स के लिए, चंद व्यूज के लिए, दे वर प्लेइंग विद द बिलियंस ऑफ पीपल्स लाइव्स। अभी तक भी ये नहीं लाइक इंडियन मीडिया, लाइक इंडियन अगर वो कहते थे क्यों नहीं मार रहे, उनको मारो। मजे की बात ये है कि पहले इंडियन मीडिया पर तनकीद करते रहे और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन तक भी पहुंची। अच्छा, अगर बरखा दत्त के बारे में मुझे एक बंदे ने कहा कि ये है इंडियन प्रो एस्टेब्लिशमेंट, 7 काम ये करती है वो जिससे वाह होती और 8वां उनका काम कर देती है। तो ये वो लोग हैं जो शुरू से ही ऐसे थे, हम नहीं समझ पाए, हम जरा मासूम लोग हैं ना। चले, अच्छा है, वक्त ने बता दिया। इसी पॉइंट पे हमने ब्रेक लेनी है। विद वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग एंड फुल ऑफ स्पाइस सेशन दैट वी ऑलवेज हैव विद भट्टी साहब। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आइए। वेलकम बैक। क्विकली हम आपको एक बड़ी अहम अपडेट भी देते हैं और साथ साथ इस पर डिस्कशन भी करते हैं। हज एक मुकद्दस इबादत, हमें मालूम है। इस साल अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 88,380 ऐसे हाज़मीन हज हैं जिनके लिए न सिर्फ मुख्तलिफ सहूलियात में इजाफा किया है बल्कि इनकलाबी इक़दाम कराए हैं। इसमें एयर कंडीशन मिना के अंदर खेमे हैं, फैमिली फ्रेंडली रिहाइशें हैं, सामान की बेहतर हैंडलिंग है, ट्रांसपोर्ट है। ये वो सारी चीज़ें जिस पर गवर्नमेंट फोकस किए हुए और आसानी पैदा कर रही है। ये आसानी किस हद तक हो रही है और अब तक इस पर क्या इक़दाम हुए, हमने क्विकली ज़रा इस पर एक सेशन करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सऊदी अरब में पाकिस्तानी हज मिशन के डायरेक्टर जनरल अब्दुल वहाब सुमरू साहब। उनकी तरफ चलते हैं डायरेक्ट। उन कहते हैं सुमरू साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी हुई जब हमने ये खबर सुनी कि इस तरह से मजीद इंतजाम किए गए हैं, मजीद फैसिलिटेट किया जा रहा है तमाम आज़मीन हज को। पहले तो आप ज़रा बता देंगे क्या क्या नई चीज़ें हैं जो पहली मरतबा की जा रही हैं पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए। जी बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं इस बारे में। असल में जो ट्रेडिशनली पाकिस्तानी हज जो है डी कैटेगरी का होता था, वो हमेशा जो है एयर कूलर और खेमों के साथ होता था। तो इस मरतबा सबसे बड़ी बात यह है कि मशायर के 5 दिन जो है वो इंशाल्लाह हमने अरेंजमेंट जो कराए हैं वो फुल्ली एयर कंडीशन खेमे हैं, जिप्सम बोर्ड के साथ, ओवरहेड जो सामान रखने के लिए शेल्व्स होते हैं, सोफा बेड्स हैं जो हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। और बाकी भी अगर आप देखें तो कैनोपी है सारे वॉकवेज में, ग्रीन ग्रास है ग्राउंड पे जो आर्टिफिशियल ग्रास होता है,
एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे ये जो पानी वगैरह इसकी जो मशीनें लगी हुई हैं कोल्ड रखने के लिए हर वक्त, तो ये तकरीबन अगर आप वैसे कंपेयर करेंगे तो नॉर्मली बी कैटेगरी की ये फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हमने इस मरतबा बहुत अच्छी नेगोशिएट करके डील की है कंपनी के साथ और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तानी हाजियों के लिए इंशाल्लाह पहली मरतबा। इसके अलावा हमने मिना बैग का भी इंट्रोडक्शन कराया है इस मरतबा, जो हाजी मिना में जाते थे वो बड़ा सामान लेके जाते थे तो उससे सोफे वगैरह या बेड डिस्प्लेस होते थे, दूसरे हाजियों को तकलीफ होती थी। इसी तरह और भी बहुत सारी सहूलियात हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको उसके बारे में ये सभी के लिए है। अब जो भी लोग जा रहे हैं, आई मीन दीज आर द बेसिक फैसिलिटीज नाउ यू पीपल आर गोइंग टू प्रोवाइड। जी, और ये इन फैसिलिटीज के हिसाब से अगर आप इंटरनेशनल कंपैरिजन भी करें या पब्लिक प्राइवेट का भी करें तो ये दुनिया में लोएस्ट जो है कॉस्ट हज होता है हमारा सरकार का, और वैल्यू जो है फॉर मनी एज कंपेयर टू सिमिलर पैकेजेस बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है। अच्छा, चाहे हम पाकिस्तान के उससे करें या दुनिया के हजों से कंपेयर करें। अच्छा सुमरू साहब, तिब्बी इमदाद के हवाले से बताइएगा, और फिर जो बुजुर्ग आज़मीन हज हैं उनको गाइड करना, उनको ज़रा समझ आने में भी मुश्किल होती है, उसके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम किया गया है? क्योंकि हम माजी में इस तरह की मिसालें देख चुके हैं कि तबीयतें ख़राब हो गई या कुछ हम ये भी जानते हैं कि कुछ डेथ्स भी वहाँ पर थी। इस सिलसिले में क्या इंतज़ाम हैं? देखिए, अगर असल में जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो आइसोलेशन में नहीं कंपेयर करते, हम इंटरनेशनली कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त हमारे हुज्जाज में जो हैं वो तकरीबन 700 लोग हैं जिनकी उम्रें 60 से 90 बरस की उम्र तक हैं, तो वो नेचुरली एक पोटेंशियल जो है हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न होता है। बिफोर मशायर जो है हमारे पास मक्का में एक हॉस्पिटल है सेंट्रलाइज्ड, और तकरीबन 9 डिस्पेंसरीज हैं। इसी तरह मदीना में भी एक हॉस्पिटल है और 2 डिस्पेंसरीज हैं। इसके अलावा हमारा सऊदी जर्मन हॉस्पिटल जो है यहाँ से उनके साथ जो है अलायंस है, यहाँ पे हाजी कवर्ड होता है। खुदा न खास्ता अगर सेकेंडरी या टर्शरी केयर की ज़रूरत पड़ गई तो हम उसको रेफ़र करते हैं। तो जो फैसिलिटीज़ हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ की फैसिलिटीज़ और हमारी जो इनिशियल लेवल की फैसिलिटीज़ हैं जिसमें एक्सरे मशीन्स हैं, डेंटल किट है, लैब है, कलर डॉपलर है, ये जो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। चलें, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ये जो मुख्तसर हज स्कीम है, इसको रिपोर्टेडली क्या मज़ीद वुसअत दी जा रही है, और अगर है तो फिर इसकी क्या रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है? मुख्तसर हज स्कीम के हवाले से बताइए। जी, असल में आपने पहले जो कहा था ना कि जी काफ़ी सारी इंट्रोड्यूस कराई हैं, तो ये मैंने इसलिए इसका मेंशन नहीं किया कि हमने पिछली साल पहली मरतबा सरकारी हज स्कीम में जो है ना वो शॉर्ट हज इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें हमारे पास 17,000 लोग आए थे और इस मरतबा 21,000 लोग आ रहे हैं। तो ये जाहिर है काफ़ी मकबूल है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल इससे भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि लोग शायद 30 दिन या 45 दिन का जो है वो हज वो लंबा हो जाता है ज़रा सा मशायर के अलावा। तो ये तकरीबन 20 से 25 दिन का हज होता है जो शॉर्ट हज है, और जो लंबा हज है वो 35 से तकरीबन 45 दिन का होता है, और इसमें काफ़ी मकबूलियत बढ़ रही है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब। सुमरू साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी किस्म की सहूलियात जो हैं और फैसिलिटीज़ इस मरतबा इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं तमाम आज़मीन हज के लिए। 88,000 से ज़ायद आज़मीन हज पाकिस्तान से गए हैं, जिनमें 700 के करीब ऐसे हैं जो कि ज़ईफ़ुल उम्र हम कह सकते हैं। आई होप कि वो महफूज तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी तमाम सकनात जो है ना उनको अदा कर सकें। इतने रिसेशन के दौर में भी आप ये कोशिश करें, अल्लाह आपकी इस सबसे बड़ी इबादत को कबूल फरमाए। हो सके तो हमें दुआओं में याद रखें, और हम आपको आगाह करते रहेंगे इस पे फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एक ऐसे मेहमान से जिनका नाम इस वक्त बॉक्सिंग की दुनिया में गूंज रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। मुसलसल आलमी सतह पर बड़ी कामयाबियां समेट रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मोहम्मद वसीम की बात कर रहे हैं। आप उनको जानते हैं, जिन्होंने क्वेटा में मुनक्किदा जो पहली इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, इसमें उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है, और ये टाइटल था WBA वर्ल्ड गोल्ड टाइटल। और इस टाइटल के हवाले से उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये टाइटल कैसे जीता,
और अगर डिटेल्स की बात करें तो वेनेजुएला के बॉक्सर थे, उनको 9वें राउंड के अंदर उन्होंने नॉकआउट किया और ये टाइटल अपने नाम किया। सबसे पहले ये चैंपियनशिप कैसी रही और फिर फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर इसका मुनाकिद होना, हाँ, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वसीम से हम बात करते हैं। वसीम, वेलकम टू सुबह से आगे हम न्यूज़। हाउ आर यू? I'm good, alhamdulillah. How are you guys? Thank you so much for joining us and आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी मुबारकबादें आप इससे पहले भी समेट चुके हैं। और वसीम के बारे में आपको बताऊं कि इनको बहुत सारे ममालिक ने ऑफर किया था कि आप हमारी तरफ से खेलें, हमारा झंडा पहन के, बीइंग देयर नेशनल। इन्होंने वो ऑफर्स कबूल नहीं की, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। बड़े मुहब्बे वतन हमारे प्लेयर हैं। वसीम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले वंस अगेन बहुत मुबारकबाद। इस चैंपियनशिप के हवाले से बताइए, और एज आयशा सेड, पहले इंटरनेशनल चैंपियनशिप क्वेटा के अंदर, इस पे क्या जज्बात हैं आपके? देखें, बहुत बड़ा इवेंट था और पूरी दुनिया से फाइटर्स आए थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन WBA, उनके भी ऑफिशियल्स आए थे और इतना बड़ा इवेंट कराना और क्वेटा में, ये हमारे लिए, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लिए, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DHA क्वेटा का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें हमारी हेल्प की और उन्होंने स्पॉन्सरशिप भी दिया इस इवेंट को। और पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमें फाइटरों के साथ। जो एयर स्पेस जो बंद था उसमें, इसके अलावा फाइटर्स यहाँ पर पहुँचे। मोर देन 165 इंटरनेशनल लोग यहाँ पर थे और बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ पूरी दुनिया में। इस इवेंट के हवाले से लोग बात कर रहे हैं और ये बेसिकली मेरे लिए और मेरे फैमिली के और मेरी कंट्री के लिए बाइज़ फ़ख्र है। अब बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ आपकी फैमिली के लिए नहीं, हमारे लिए भी बाइस फ़ख्र है। एंड यू आर वन ऑफ द एथलीट्स जिनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ओन किया। जितने भी प्राइवेट स्पॉन्सर्स होते हैं उन्होंने ओन किया, तो आपने उनकी उम्मीद नहीं तोड़ी, बल्कि ये साबित किया कि आप डिजर्व करते थे। बड़ी देर से वसीम को उन्होंने ओन किया, लेकिन किया। आप डिजर्व करते थे और ये आप दिखा भी रहे हैं। कोयटा को पूरी दुनिया के सामने इस तरह से लेकर आना, और कोयटा में आपको पता है दहशतगर्दी का निशाना भी रहा है। कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस तरह की एक्टिविटीज़ की? अगर हम इंटरनेशनल सतह पर देखें कि कोयटा का नाम लिया जाना, और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के आपने बताया नुमाइंदगान भी यहाँ पर आए हुए थे, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? देखिए, मैं दोबारा ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत आउट क्लास इवेंट हुआ। आप देखिए कोयटा में और फिर पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग आए। 13 इंटरनेशनल कंट्रीज मौजूद थे पाकिस्तान में, और हालात भी आपके सामने जो पाकिस्तान में इंडिया का चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर लोग थे और इवेंट इतना सक्सेसफुल हुआ। पूरी दुनिया में लाइव इवेंट को जो है कवर किया गया इंटरनेशनल मीडिया ने, जो फाइट टीवी पर फाइट लाइव थी। और बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान में इतने ज़्यादा हालात ख़राब होने की वजह से भी लोग यहाँ पर आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब इंटरनेशनल कंट्रीज यहाँ पर आना शुरू हुए और उन्होंने बलूचिस्तान का जो क्या कहते हैं हालात देखा, तो उन्होंने कहा कि ये वेस्टर्न मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा है। लेकिन हमने जब यहाँ पर आके लोगों को देखा और यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी देखी, लोगों ने हमारा ख्याल रखा, तो बड़े हम तो ऐसे मनाजिर वसीम पहले इंटरनेशनली देखते होते थे, यकीन माने, क्योंकि आपकी फाइट्स, मोहम्मद आमिर की फाइट्स, आमिर खान की और दीगर बॉक्सर्स की हम ओबियसली टीवी पे देखते थे, और ऐसे रिंग के मनाजिर इंटरनेशनली हमें मिलते थे। अब पाकिस्तान में मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे, आपकी बड़ी तवज्जो या फोकस रहा है कि और भी लोग आए, इस स्पोर्ट को हम मिल के आगे लेकर चलें। तो पाकिस्तान में कोयटा हो जाए या कराची, लियारी वगैरह जगह हो जाए, वहाँ पर तो इसका बड़ा स्कोप है, लोग बड़ा खेलते हैं, आप जैसा टैलेंट सामने आता है। बाकी जगहों पे क्या किया जाए कि बॉक्सिंग में ज़्यादा लोग सामने आए? बड़ा ज़बरदस्त गेम है और दुनिया में बहुत देखा जाता है। इसके लिए क्या एफर्ट्स की जा सकती हैं, की जा रही हैं? इस पर भी थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, हमारी जो है ये DHA कोयटा ने जो ये इवेंट हमने किया और ये इवेंट बड़ा सक्सेसफुल हुआ पूरी दुनिया में। अब हमारी कोशिश यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके हम पूरे पाकिस्तान में हम इवेंट्स कराएं, जिसमें हम यंग जो टैलेंट है, चाहे लियारी का है, चाहे लाहौर का है, चाहे जहाँ का भी है, हम उनको प्रोफेशनल बॉक्सिंग में लेके आए और बॉक्सिंग को प्रमोट करें। और इस इवेंट के बाद ये जो है बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है। फाइट टीवी पर जो है पूरी दुनिया में 165 कंट्रीज में लाइव फाइट दिखाई गई है। अच्छा। तो ये
पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव बहुत एफर्ट्स के लिए चाहिए इंशाल्लाह। वसीम, क्योंकि खुद आप कोयटा से आपका ताल्लुक है, तो होम ग्राउंड के ऊपर खेलना इन द एंड अगर आप बताना चाहें कैसा महसूस हुआ कोयटा के अंदर? इन द एंड के लिए मैंने एक और रखा हुआ है पॉइंट। अच्छा, इन द एंड के लिए रखा हुआ, चलिए पहले ये वाले पॉइंट के ऊपर बात कर लें। जी, होम ग्राउंड देखिए, होम ग्राउंड पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा था और जो है फाइटर भी बड़ा टफ था। आप लोगों ने फाइट शायद देखी हो कि 9th राउंड तक फाइट चली गई और कोशिश यही था कि मैं शुरू के राउंड में नॉकआउट करूं, लेकिन वो भी तैयार होके आया था, तैयारी करके आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कोयटा का जो अवाम है उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट की और उन्होंने बहुत ज्यादा ये इवेंट को एंजॉय किया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे हीरो हैं और इस मुश्किल वक्त के अंदर आप जैसे लोग पॉजिटिव मैसेज लेकर आ रहे हैं। प्राउड ऑफ वसीम, वी सो वांटेड इफ वी कुड, हां, थैंक यू सो मच, एन इंटरनेशनल प्लेयर एंड इन लोगों के जो जज्बात हैं, इन लोगों की जो बात है वो बहुत मैटर करती है, बहुत वैल्यू रखती है, एंड आई बिलीव वो जज्बात उनके भी हैं जो हमारे हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू लिसन टू हिम। लेकिन बैड लक टू मी। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की बात करनी है। क्रिकेट से पहले हम किसी और चीज की बात, खाने पीने की बात ना करने, बड़ा दिन हो गया, मुझे दोनों ही पसंद है, खाने पीने की बात नहीं किया। और अगर खाना हो थाई तो फिर क्या ही बात है। ओके, हम आपको बनाना सिखाएंगे या कोशिश करेंगे कि हल्का फुल्का आप सीख लें, हम आपको दिखा देंगे। कुकिंग कंपटीशन थाई हीरो शेफ 2025 के लिए रॉयल थाई कॉन्सुलेट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान भर से यंग शेफ्स को इनवाइट किया और वो आए और उन्होंने साबित किया कि वो सबसे बेहतरीन शेफ्स भी हैं। तो रेहान भाई वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा एक तो पूछते हैं कि वो उन्होंने क्या देखा है वहाँ पे और ये इवेंट कैसा रहा। ओवरऑल शेफ निम्रा कामयाब करार पाई, इन्हें रॉयल थाई कॉन्सुलेट इस्लामाबाद की जानिब से फूड एम्बेसडर का भी टाइटल दिया गया। मजीद क्या डिटेल्स है, मैं रेहान भाई की तरफ चलते हैं। ओवर टू यू। कौमें जब एक दूसरे से प्यार करती हैं तो एक दूसरे के करीब आती हैं, और जब कौमें एक दूसरे के करीब आती हैं तो अपना कल्चर भी साथ लाती हैं। ऐसा ही कुछ किया रॉयल थाई एम्बेसी इस्लामाबाद ने भी। पाकिस्तानी शेफ्स के लिए उन्होंने एहतमाम किया एक कुकिंग कंपटीशन का, जिसे नाम दिया गया था हीरो शेफ 2025। विनर के लिए इनाम इसमें रखा गया 1 हफ्ते के लिए थाईलैंड का विजिट, फ्री एयर टिकट और फ्री होटल स्टे। जी हाँ, आइए चलकर देखते हैं कि क्या हो रहा है कुकिंग कंपटीशन में और कौन क्या बना रहा है। कुकिंग कंपटीशन थाई हीरो शेफ 2025 के लिए रॉयल थाई कॉन्सुलेट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान भर से यंग शेफ्स को इनवाइट किया था कि वो आएं और साबित करें कि वो हैं सबसे बेहतरीन। कंपटीशन में यंग शेफ्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुल्क भर से अपनी कुकिंग वीडियो सेंड की। हाउ डू यू फील अबाउट दिस कंपटीशन सर? I think it's a very good time and opportunity that we can bring Thailand and Pakistan's dishes come together because these two countries we have similarity. रॉयल थाई कॉन्सुलेट इस्लामाबाद ने इनमें से 11 खुशनसीब शेफ्स को मुंतखब किया। शेफ़ राफिया, मुझे आप ये बताइए कि ये जो इवेंट था आज का, इसके बारे में सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये आपको किस तरह से मुख्तलिफ लगा ये? डेफिनेटली कुज़ीन इज़ डिफरेंट। थाई कुज़ीन है तो वो वैसे ही डिफरेंट है। हम यहाँ पे यूजुअली देसी खाने, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, तो थाई फूड बिल्कुल ही डिफरेंट कुज़ीन है, तो बड़ा ही अच्छा लगा। वो डिफरेंट था। फिर वहाँ के शेफ्स आए हुए हैं, वहाँ के एम्बेसडर्स हैं, तो आई रियली एंजॉयड थॉरली, मुझे बड़ा मज़ा आया। What potential you have seen in Pakistani students? Well, they are all great. Since the top 10, they are all great and they love Thai food. Most importantly, they are inspired. They are so curious about Thai flavors, about Thai ingredients. So I can see long future for them. मुकाबले के दूसरे राउंड में 5 शेफ्स कामयाब हुए और सेमीफाइनल तक पहुंचे। नम्रा, क्या हो रहा है भाई? बेसिकली
जो हम 5 फाइनलिस्ट सेलेक्ट हुए हैं। अब हम मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज जो है वो खेल रहे हैं और मैं जो हूँ वो थाई इंस्पायर्ड करी बना रही हूँ, लेकिन इसमें जो हमें चैलेंज दिया गया था कि इसकी जो रूट्स हैं, ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान से हैं तो रूट्स आप पाकिस्तानी रखें और जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो थाई इंग्रेडिएंट्स के साथ हो। तो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग बोथ एंड क्रिएटिंग अ फियन। The person who is lucky to go to Krabi with us is Miss Nimra. शेफ निम्रा कामयाब करार पाई, जिन्हें रॉयल थाई काउंसिलेट इस्लामाबाद की जानिब से थाई फूड एम्बेसडर इन पाकिस्तान का टाइटल दिया गया। I never thought that I win and I'll become such a far away and accomplish this moment, and it's an honor being here. Seriously, thank you so much, sir, for having this event for us, and thank you Thai Embassy for this event, for arranging such nice event for us. कहते हैं खाने की टेबल पर बहुत से मसले हल हो जाते हैं। लजीज पकवानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला चलता है तो पुराने रिश्तों को नए मानी मिलते हैं, और अगर इन पकवानों में थाई डिशेस भी शामिल हों तो क्या ही बात है। कैमरामैन लुकमान के साथ रेहान अहमद, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। अरे वाह, क्या बात है। रेहान भाई के पैकेजेस जितने भी आते हैं, रिपोर्ट जितनी भी आती है, मुझे उसकी मजे की बात ही लगती है। हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा होगा, बड़े नरमी से वो बोल रहे होंगे, तो एक नया टच होता है। रेहान भाई को रमजान में ऐसा खानों का हमने चस्का डाला है ना, वो एम्बेसीज में भी खाने ही देखते होते हैं, खानों पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं। बट इंटरेस्टिंग, इंटरनेशनल कुजीन्स ट्राई करनी चाहिए। और अब आपको एक बात ऑथेंटिक वे में बता दें हम कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन दुनिया के सभी ममालिक की बहुत ज़बरदस्त किस्म के खाने ऑथेंटिक कुजीन्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में। हाँ, थाई उठा लें, इटालियन उठा लें, ग्रीस उठा लें, ये एम्बेसीज के अंदर ही मुझे लगता है मिल रहे हैं। मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया, मैं तो देसी ट्राई किया। आई गिव यू द लिस्ट बाय द वे। बट इस्लामाबाद क्योंकि फेडरल कैपिटल है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, ऐसे यू कैन ट्राई इट। अभी तो कलर्स हमें नजर आ रहे हैं रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर, वो तो पीएसएल के कलर्स, जहाँ पे लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये हमने आपको बता दिया था आगाज में ही, गुज़श्ता रोज ये मैच दोबारा बताने की क्या जरूरत थी, दोबारा बताते हैं ना। अब हम जरूरी है, लाहौर कलंदर ने क्वालिफाई कर लिया है, कर लिया है। आप नहीं करने देते पहली दफा पहुंच ही गए हैं। अच्छा, नहीं पहली दफा नहीं, दो टाइटल जीते हैं। क्या बात कर रहे हैं। खैर, ये मैच मेरे अंदर का तासुब बाहर आ गया था। आंधी और बारिश की वजह से महदूद हो गया था 13 ओवर्स तक। और पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की। लाहौर कलंदर्स ने फैसला किया कि वो पहली बैटिंग करेंगे और मुकर्ररा 13 ओवर्स में 8 विकेट पर 149 रन स्कोर किया। अब ओवरऑल हुआ क्या कल और आज, क्या क्या एक्टिविटीज या कौन कौन से मैचेस होने हैं, उसके लिए हम उस्मान की तरफ उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम स्टूडियोज, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, आई होप आप ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ताज़ा तरीन क्या है आपके पास पीएसएल को लेकर? मैच की अपडेट तो हमने दे दी, लेकिन अगर मजीद आप इस पे हमें कुछ आगाह कर पाएं तो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखिए, एक तो पहले तो मैं बात करूँगा लाहौर कलंदर्स की शानदार फतह पर, क्योंकि जिस तरीके से डाउन एंड आउट हुई भी थी लाहौर की टीम, 2 मैचेस पीछे हार गई थी और दबाव में थी, और उसके बावजूद एक बेहतरीन जीत हासिल की है लाहौर कलंदर्स की टीम ने। और फिर जब बारिश से मैच मुतासिर हुआ हो और फिर इब्तदा के अंदर आपको पहले बैटिंग करनी हो, सीमिंग कंडीशंस के अंदर फ़खर जमान ने जिस तरीके से बैटिंग की, फिर मोहम्मद नईम जो कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू लाहौर कलंदर्स की टीम का हिस्सा बने थे, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा आगाज़ फराहम किया था लाहौर कलंदर्स की टीम को। फिर कुशाल परेरा और फिर आसिफ अली ने जिस तरीके से बैटिंग की, तो लाहौर ने 13 ओवर्स में जो टारगेट सेट किया था वो पेशावर ज़ल्मी के लिए काफ़ी मुश्किल था। और पेशावर ज़ल्मी की टीम इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कॉन्फिडेंस कुछ लैक करती दिखाई दी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ वो मैदान में उतरती रही और बाबर आजम भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, कुछ मैचेस में चले कुछ में नहीं चले, तो फैंस उनसे भी कुछ मायूस हुए, क्योंकि ये सीज़न पेशावर ज़ल्मी का शायद नहीं था। और इसी तरह मुल्तान सुल्तान के साथ भी यही हुआ, क्योंकि पिछले 4 सीजन्स के अंदर वो फाइनल खेलती हुई आई थी मुल्तान सुल्तान की टीम, और इस सीज़न के अंदर सिर्फ एक मैच ही जीत सकी। और कल जो मैच हुआ था उनका कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, वो बड़ा ज़बरदस्त और थ्रिलिंग मैच था। लास्ट कुछ टीमों ने तो कमबैक किया जो शुरू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लाइक कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, और अब हम देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप पर मौजूद है। व्हाट डू यू थिंक, या मुबस्सरीन या आप जिस तरह जितनी भी क्रिकेट को आप देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, पेशावर ज़ल्मी या फिर अगर हम बाबर आजम की खास तौर पर बात करें, वो क्यों कमबैक नहीं कर पाए ओवरऑल पूरे सीजन में? आई थिंक इस दफ़ा उनका जो कम्बिनेशन था, जो स्क्वाड था उनका, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि जो उनके फॉरेन प्लेयर्स थे जो उन्होंने पिक किए थे अपने ड्राफ्ट के अंदर,
उन्होंने कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई। ख़ास तौर पर टॉम कॉलर कैटमोर, जिनको उन्होंने वाइल्ड कार्ड के थ्रू दोबारा से पिक किया था, वो नहीं चल सके। फिर इसी तरह हमने जो मैक्स ब्रायंट को वो लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश में, उन्होंने बहुत सारे रन्स किए थे तो लेकिन वो PSL के अंदर नाकाम रहे। इसी तरह मिचेल ओवन के बारे में भी कहा जाता था कि काफ़ी धुएंधार बल्लेबाज हैं, और जो बिग बैश का फाइनल हुआ था उन्होंने उसमें 100 रन स्कोर करके अपनी टीम को जितवाया था। लेकिन यहाँ पर PSL के अंदर वो ऑफ कलर दिखाई दिए और उस तरह से रन्स नहीं कर सके, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को नुकसान हुआ। फिर जो लोकल प्लेयर्स थे पेशावर ज़ल्मी के, साइम अयूब ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो उनकी इंजरी से कमबैक उनका हुआ था, और 10 मैचेस जो पेशावर ज़ल्मी ने खेले उनमें से 2 से 3 मैचेस के अंदर साइम अयूब ने 40+ स्कोर किए हैं, लेकिन उसके अलावा वो मैचेस में नहीं चले। और फिर मोहम्मद हारिस भी कुछ उस तरह से अच्छा, ये साइम फैक्टर पे मैं वसीम उस्मान आपको रोकूंगा। ये जो साइम अयूब फैक्टर है, क्योंकि साइम से तो हमारी वैसे भी बड़ी उम्मीदें थी और ओवरऑल टीम उनके ऊपर हमारी इंटरनेशनल टीम बहुत डिपेंड कर रही है आने वाले वक्त में साइम के ऊपर, क्योंकि वो एक मैच विनिंग प्लेयर हैं। उनकी कुछ ऐसी इनिंग्स पिछले दिनों में रही हैं, उन्होंने एक सीरीज इंटायरली हमें जितवाई है। आपको क्या लगता है बीइंग अ व्यूअर एंड बीइंग एन एनालिस्ट भी के अभी तक मुकम्मल रिकवर नहीं कर पाए, अभी तक वो फॉर्म हासिल नहीं कर पाए? क्या वजह थी साइम इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सके इस PSL 10 में? आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, विकेट के ऊपर अपना टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, क्योंकि जिस तरह के वो बल्लेबाज हैं और बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हैं और चारों तरफ ग्राउंड के खेलते नज़र आते हैं, लेकिन कुछ जल्दी कर रहे थे। PSL के कुछ मैचेस के अंदर हमने देखा कि ओवर एग्रेसिव अप्रोच जब आप करते हैं और जब बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट की तरफ जाते हैं तो फिर आप विकेट का कहीं ना कहीं पे चांस होता है, और वही हुआ है उनके साथ भी कि अक्सर हमने देखा है कि ऑफ साइड पर कुछ बॉल्स थी तो उनको भी कोशिश की कि उसको हिट करें, लेकिन वो उस तरह से मिडल नहीं हुई। फिर इसी तरह ही पुल जो मारते हैं वो अपनी परफेक्ट, वो भी पुल भी उस तरह से टाइमिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब इंजरी के बाद एक प्लेयर आता है तो उसके लिए एकदम से सेटल डाउन होना मुश्किल होता है। गो के इंजरी के फौरी बाद जो उन्होंने पहला मैच खेला था उसके अंदर उन्होंने 40+ रन किए थे, तो लोग समझ रहे थे कि साइम अयूब अपनी फॉर्म उनकी बरकरार है। लेकिन अच्छा, डर जैसे ही अगले मैच शुरू हुए, जो हम इससे पहले भी अपने डिफरेंट स्टार्स के बारे में करते रहे हैं, बाबर आजम या रिजवान, के आपने हम्बल होकर खेलना है, हम्बल होकर खेलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चैंपियंस ट्रॉफी या उससे पहले जिस तरह से परफॉर्म किया, तो साइम की बहुत ज्यादा हमने देखा एक हाइप भी बनी। नो डाउट वो बहुत अच्छे प्लेयर है। मैं पता है किस बात पे हंस रहा हूं, मैं कहता हूं आजिज़ी ज्यादा हद से बढ़ जाए ना बढ़ जाए, रिजवान की जरा हद से ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह रहम करे। तो उस्मान, आपको क्या लगता है कि क्या बिहेवियर के अंदर भी कुछ तब्दीली है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस होना साइम का, ही इज़ वेरी यंग, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है। आपको बिहेवियर में तब्दीली या कोई ऐसी रिपोर्ट्स आई? नहीं, मुझे ऐसा इतना नहीं लगा कि उनके कोई बिहेवियर में कोई चेंज नज़र आया है। हम क्योंकि उनकी प्रैक्टिस वगैरह भी कवर करते हैं, तो प्रैक्टिस के अंदर आपको ज़्यादा प्लेयर को करीब से जानने का मौका मिलता है कि वो किस तरह से अपनी एनर्जी शो कर रहा है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के अंदर तो अच्छा उस्मान भाई ये बताइए, दिखाई दिए, ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे। जी ठीक। अच्छा ये बताइए, जंग के बाद दोबारा जो सेशन, ये PSL की HBL PSL X की और ओवरऑल PSL की हिस्ट्री में भी पहली बार हुआ है कि PSL रुक के इस तरीके से हुआ। बीच में ये सोचा गया कि इसको न्यूट्रल वेन्यू पे भेज दिया जाए और फिर दोबारा से कम बैक किया पाकिस्तान में, और माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए। तो अवाम इसको कैसे ले रही हैं? आपका क्या टेक है इसके ऊपर, आप चूंकि कवर करते हैं क्रिकेट को, और क्या वो दोबारा से वो स्पिरिट अब बहाल कर पाएंगे इन लास्ट 8 मैचेस, चूंकि एक तसलसल चलता आ रहा था इससे पहले? इस पर ज़रा हम अपना फाइनल कमेंट हमारे सामने रखिए। नहीं, बहुत पॉजिटिव अप्रोच नज़र आई है, ख़ास तौर पर फैंस की, क्योंकि जिस तरीके से वो मैच के अंदर आए और पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम लेकर ग्राउंड में आए और जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में गूंजते रहे। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अरेंजमेंट्स किए उस मैच के दौरान और पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया, क्योंकि जिस तरह से पाक फ़ौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था और हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया था, तो उसका जवाब बनता था। और जिस अंदाज में रफ़ाल तैयारे गिराए गए और फिर उसके अलावा S-400 सिस्टम तबाह हुआ, तो अवाम काफ़ी पुरजोश नज़र आ रही थी और उनका मैं कहता हूँ कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्योंकि फिर क्रिकेट भी, मैचेस भी उस तरह के हो गए, क्योंकि पिछले मैच के अंदर आपने देखा कि कराची और जो पेशावर का मैच हुआ उसके अंदर 200+ स्कोर हुआ और दोनों तरफ से तकरीबन। तो इस वक्त इस उस्मान PSL X का J10C भी देखने को मिली। PSL 10 का J10C और J17 थंडर कौन लग रहा है आपको, जिनको आप कह सकते हैं कि ये मुझे लग रहा है कि
देखो ना, मेक अ डिफरेंस। राफेल का तो पता चल गया ना। मेरे नहीं पूछना, प्लेयर माइंड करेंगे। राफेल तो आपको पता है। अच्छा नहीं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। When you talk about something failed, you talk about राफेल, सो उसकी बात नहीं कर रहे। J10C and JF17, लास्ट क्वेश्चन। नहीं जी, मुझे लगता है कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है वो इस टाइम J10C का किरदार अदा कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दिखा रही है, और फिर इसके अलावा जो कराची किंग्स की जो स्क्वाड है वो JF17 थंडर के आसपास नज़र आ रहे हैं। और बीच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को अगर आप देखें तो उनको कुछ देर के लिए ब्रेक लगी थी, लेकिन अच्छी बात यह है उन लोगों के लिए कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। पहले 5 लगातार मैचेस वो टीम जीती थी, उसके बाद 4 मैचेस वो हारे, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं बाहर ना हो जाए। तो ये इस्लामाबाद और लाहौर की टीमें, बस कोयटा का जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का S400 नहीं चला ना, और डिफेंड नहीं कर पाए वो, उनका डिफेंस नहीं सही चला। अब तो हर चीज को हम जंग की टर्मिनोलॉजी से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह। PSL X जारी है। दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट जस्ट टू कीप यू हैप्पी इन द मॉर्निंग। जरा अच्छे से आपका दिन का आगाज हो जाए। तो खातून बहुत खुश हैं जो कि लाहौर ग्लैडिएटर्स के क्या हो गया, लाहौर कलंदर्स हैव क्वालिफाइड, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ऑब्वियसली उनके बारे में तो आपको पता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू है, हमारे दिल के बहुत करीब है। बात कर लेते हैं इजराइल की, जिसने गजा में एक बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और इसके नतीजे में सिर्फ 24 घंटों के अंदर मज़ीद 140 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि 350 से ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जिनमें ओबियसली औरतें और बच्चे शामिल हैं, ज़ख्मी भी हैं। इसराइली फोर्सेस ने शुमाली गजा में एक हॉस्पिटल समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए हैं, और इन कार्रवाइयों में वक्त के साथ साथ मज़ीद तेज़ी आ रही है। अगर हम गजा की मज़ीद बात करें तो इसराइल की जो बर्बरियत है, इसके 588 दिन मुकम्मल हो गए, और अब तक 53,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हैं, जिसमें बड़ा नंबर बच्चों का और ख़वातीन का है, उनको शहीद कर दिया गया है। पूरा गजा जो है ना वो इस वक्त मलबे की ढेर में तब्दील हो चुका है, और मैं पढ़ रही थी कि 2023 अक्टूबर से लेकर अभी तक 219 जर्नलिस्ट जो वहाँ पर गए थे इसको कवर करने के लिए, वो भी शहीद हो चुके हैं। तो मेरा तो सवाल ये होता है कि जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली सहाफ़ियों को जो रिप्रेजेंट करती हैं, वो कहाँ पर हैं, और इसराइल आखिर क्यों एक बिगड़े बच्चे की तरह किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तारीख अपना बदतरीन सफ़ा जो है ना, अपना बदतरीन चैप्टर वो लिख रही है, और उसका टाइटल इजराइल है, उस बदतरीन सफ़े का। हर तरफ यहाँ पे निढाल बदन है, खुराक की किल्लत है, फाकों का शिकार, बीमार, यतीम, खौफजदा बच्चे हैं। और अगर हम बात करें कुछ प्रोसेस की जो कि डिप्लोमेटिकली हो रहा है, दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर शुरू हो चुका है। दोहा इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट, एक्चुअली कतर इज़ ट्राइंग टू प्ले अ पॉजिटिव रोल, लेकिन अभी तक कोई डेवलपमेंट ऐसी होती नज़र नहीं आती, मज़ालिम बढ़ते नज़र आते हैं। लेकिन ये कि अभी 2 महीने के बाद, 8 हफ्तों के बाद अब आकर इसराइल ने एक छोटी सी इजाज़त दी है कि वहाँ पर खाने पीने की अशिया जो हैं वो जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक एक्सटेंसिव ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया इसराइल की जानिब से। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं कि आखिर इसराइल अब करना क्या चाह रहा है, वहाँ पर बचा क्या है मज़ीद तबाह करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर और फॉर्मर इन्वेस्टर जमील अहमद खान साहब, उनकी तरफ चलते हैं। जमील साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक। ये जो नया एक ग्राउंड ऑपरेशन अब इसराइल की जानिब से शुरू किया गया है, व्हाट डू यू थिंक, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ मुज़ाकरात का एक और दौर भी शुरू हुआ है दोहा के अंदर, दूसरी तरफ ये ऑपरेशन भी, हाउ डू यू सी दैट? ऑपरेशन के लिहाज से तसलसल है, तारीख़ के लिहाज से भी तसलसल है, और तारीख़ बहुत अरसे पर मुहित है, 1897 से लेके अब तक पर। जिस तरह के इजराइल बना, जिस तरह के शुरू में 1948 में 554 देहातों पर कब्जा किया गया, उनको मार धाड़ करके लोगों को शहीद करके वहाँ से भगाया गया। 67 में यही हुआ, 73 में यही हुआ, और अब भी यही हो रहा है। दुनिया की बेहिसी देखिए, दुनिया के बेबसी देखिए, इस पर दर्जनों के करीब सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, लेकिन इजराइल मैं ना मानूं के उस मामले पर मोड़ पर है, इसलिए कि इजराइल को पता है कि उसके पुश्त पर अमेरिका है। इजराइल को पता है कि बहरी बेड़े सारे डिप्लॉयड हैं, और वहाँ इजराइल को मजबूती के लिए 100 टन से ज़्यादा बम और बारूद भेजे गए, जो इन निहत्तों फ़लस्तीनियों पे बरसाए गए। OIC खामोश है। OIC के अपने ही आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कि फ़लस्तीन खास के लिए OIC हमेशा हिमायत भी करेगी, मदद भी करेगी। OIC के आर्टिकल 18 में दिया हुआ है कि फ़लस्तीन के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया जाएगा, और जो है अभी भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये बेकसी, ये बेहिसी जो बहुत सारे मुल्कों के हुक्मरानों की नज़र आती है, इसके बावजूद के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के पास सारी एविडेंस मौजूद है कि क्या जेनोसाइड हो रहा है। मैं चंद अल्फाज में बयान कर देता हूँ। ये हिपोक्रेसी, ये सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये हिपोक्रेसी जो है बड़े ममालिक की, अमेरिका की एक तरफ वो कहता भी है कि हम इसराइल को रोक रहे हैं, दूसरी तरफ साथ भी दे रहा होता है और असलहा भी फराम कर रहा है। बरतानिया की तरफ से भी इसी तरह की खबर आई कि बरतानिया भी कह रहा है कि मत करे इसराइल मज़ीद, लेकिन साथ ही साथ वो वाले असलहा जात और या वो पुर्जे भी फराम कर रहा है जिनसे उनके ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो चलते हैं। इस हिपोक्रेसी को भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। किस कदर रूप है यारों के खौफ आता है, सरे मैं खाना जुदा और सरे सरकार जुदा। एक तरफ तो लगी लिपटी बातें, हिपोक्रेसी, और दूसरी तरफ मक्तलगाह में और तेजी आ गई है। पहले तो वो सिर्फ एक ओपन था, ओपन प्रिजन से पहले कंसंट्रेशन कैंप था, फिर उसको ओपन प्रिजन में तब्दील कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ पिछले एक दिहाई के अंदर, और ख़ास तौर पर अक्टूबर 2023 के बाद से जो हुआ है कि ओपन प्रिजन के बाद उसको फिर इन्होंने कर दिया, मक्तलगाह बना दिया। और उस वक्त से अभी बताया इमरान ने कि 53,000 और अभी आज की फिगर 53,300 है पिछले 40 घंटे में। और अस्पताल एक आखिरी रह गया था, उसको भी तबाह कर दिया गया। डॉक्टर साहब, इससे पहले थोड़ा सा मसला कश्मीर ऐसे कहना चाहिए कि पसे पुश्त चला गया था जब भारत ने एक अपने तौर पे ही इसको आर्टिकल 370-65A को रिवोक किया था, लेकिन अब की दोबारा इसका बहुत तस्करा है और ये दोनों बातें कोरिलेट करती हैं क्योंकि दोनों जगहों के ऊपर जो इंसानी हकूक़ है उनको गसब किया गया है। तस्वाब राय का हक नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं है, कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो। अब चूँकि बार बार कश्मीर का जिक्र आ रहा है और सालिसी की भी बात की है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो फ़लस्तीन इशू है इसकी क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं और जो दोहा के अंदर इस वक्त प्रोग्रेस चल रही है उसका फॉलोअप आप कैसे देखते हैं? क्या उससे कोई नतीजा निकल सकता है? जी, पहले भी तकरीबन कोई 1 दर्जन से ज़्यादा दोहा में इसमें प्रोग्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वक्त गेन करने के लिए होता है, इसलिए होता है कि किसी तरीके से और अपने हॉस्टेजेस छुड़वा लिए जाएं। असल तो मकसद है वही कि गजा को कब्जा कर लिया जाए। और उस पर आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप के भी क्या बयानात हैं, नेतन्याहू के क्या बयानात हैं। आखिरी बयान जो लीबिया के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का आया है वो भी आपने देख लिया। उससे पहले सऊदी अरब और जॉर्डन में और इजिप्ट में जो बसाना चाहते थे, तो वो मकसद है और वो शुरू से मकसद चल रहा है ग्रेटर इजराइल का मकसद। मैं पहले कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि ये 1 by 1 और टर्न बाई टर्न। जल्दी से आ जाते हैं कश्मीर पर। ये दो मुख्तलिफ बातें हो गई क्योंकि कश्मीर और पाकिस्तान कोई तरन वाला नहीं है कि दुनिया ये सोच भी सके कि फ़लस्तीन की तरह। हालांकि इस पर तबाशुनीद ये है कि इजरायली एडवाइजर्स आए हुए थे, इजरायली ड्रोन उड़ रहे थे, लेकिन उन ड्रोन्स का जो हशर हुआ, उन जहाज़ों का जो हशर किया पाकिस्तान की जवां मर्द और अस्करी क़यादत ने और क़ुव्वत ने, तो उसके बाद दुनिया को पता पड़ गया और दुनिया इस वक्त बड़ी सरासरी में मुब्तला है और उसकी अक्कासी नो वन लेस देन द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री हैज ऑलरेडी स्पेल्ड इट आउट के पाकिस्तान और इंडिया दे वर एट द ब्रिंक ऑफ द न्यूक्लियर क्लैश। तो इससे ज्यादा और दुनिया को डॉक्टर जमील इस सारी सिचुएशन के अंदर क्योंकि कश्मीर की बात कर रहे हैं तो आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कैन वी ट्रस्ट अमेरिका, क्योंकि वही अमेरिका है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है गजा के अंदर और राइट नाउ गारंटर जो है सीज़ फायर के अंदर वही बना हुआ है। सीज़ फायर इसराइल और गजा के दरमियान भी हुआ था। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? कैन वी ट्रस्ट अमेरिका? जी, इस मरतबा सीरियस मालूम होता है। इस दफ़ा ट्रस्ट करने के जवाज़ हमारे पास हैं और उसकी वजूहात हैं। वजूहात ये है कि उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की कौम की और पाकिस्तान की अस्करी इदारों की कुव्वत क्या है और सलाहियत क्या है, ये उन पर बिल्कुल नुमदार बिल्कुल आया हो गया है। और ये भी पता पड़ गया है कि हमने उनको जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें हमने बड़े वाज़ेह तौर पर एक रोड मैप दे दिया है कि हम तो बिल्कुल पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हमने जैसा जवाब दिया, आपको कल के इंटरव्यू में उसका मजीद आपको वजाहत मिल जाएगी जो दुनिया के लिए है कि अगर हमने
इस दफ़ा हमारे साथ अगर कोई दोबारा उस किस्म की कोई किया गया जो अटैक हम पर, तो दुनिया और जनरेशन इसको याद रखेगी। इसको जरा बिटवीन द लाइन इसको जरा इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, कहेंगे तो मैं कर दूंगा। अच्छा, मैं आपको दोबारा जरा इस गजा की तरफ, क्या एम्बेसडर साहब आप इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, आपका सब्जेक्ट है, करियर है आपका, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, वन ऑफ द ब्रेन्स। क्या सारे ऑप्शंस गजा की आवाम के पास ख़त्म हो गए हैं? क्या बैनुल-अक़वामी दुनिया के पास भी सिर्फ एक बिजनेस ही मोटिव रह गया है जिसकी बेस पे अब दुनिया के मुस्तकबिल के फैसले होंगे? क्या इन 7 अरब बसने वाले इंसानों के अंदर ह्यूमैनिटी का एलिमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया कि कहीं गजा के हवाले से बात नहीं हो रही, कहीं गजा को की सपोर्ट के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, हम समेत? क्या कुछ ऑप्शन नहीं बचा गजा की आवाम के लिए? न सिर्फ 57 ममालिक जो कि OIC के मेंबर हैं वो बेबसी के आलम में नजर आते हैं, और उसकी वजूहात भी मैं आपको चंद लम्हे में बता देता हूँ। लेकिन दुनिया के दर्द दिल रखने वाले लोग भी रोडों पर आके चीखें मार मार के थक गए। अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट चीखें मार रहा है, एविडेंस दे रहा है, लेकिन कोई तो वजह है। मैंने आपको अभी बयान किया कि इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है, इजराइल शुरू से चाहता था, जिस तरह उसने फ़लस्तीन को सुकेड़ना शुरू किया, सुकेड़ कर उसने बिल्कुल एक बहुत मुख्तसर से उसमें उन्होंने वेस्ट बैंक और गजा में उसको मुहित कर दिया। अब उसके बारे में जितने बयान आए हैं उसको इंटरप्रेट कर लें तो आगे, क्योंकि सारी खामोशी है, कुछ और नहीं। सऊदी अरब अमेरिका के साथ मुआहिदे कर रहा है, कतर अमेरिका के साथ मुआहिदे कर रहा है, इसके साथ UAE अमेरिका के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहिदे कर रहा है। क्या वो इस पावर को या अपनी अमीरियत को, अगर मैं बात करूं, इस्तेमाल नहीं कर सकता फोर्स करने के लिए, इन सारे मामलात को रोकने के लिए? एंड देन पाकिस्तान की भी हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर? जी, पाकिस्तान ने तो जितने बयानात दे सकता था जोरदार किस्म के दे दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की ना बॉर्डर लगता है उधर से इजराइल के साथ, न फ़लस्तीन का जो उसके महल्ले और जो अरब लीग है। आप देखें कितनी अजीब सी बात है, कितनी दिल को दुख पहुंचाने वाली बात है कि कल इराक में अरब लीग का एक इजलास हुआ और उसमें सिर्फ $10 मिलियन उन्होंने रखे हैं लेबनान और गजा के लिए, और 600 बिलियन के तिजारत के मुआहदे कर रहे हैं, और कतर में 250 बिलियन के, और इतने सारे बिलियंस के सिर्फ 1 मिलियन रखा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि तकरीबन अब 3 माह होने को आए हैं कि ब्लॉकेट हुई है, न वहाँ खुराक है, न दवा है। लोग बस डॉक्टर साहब, आपको भी शायरी से शगफ है तो वही जुमला आ रहा है कि वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, यही सूरत हाल है इस सारे। लेकिन फिर सुन लीजिए इसका जवाब भी। इमरान, मैं आपको बताता चलूं कि ये तारीख जो है वो इस तरह नहीं रहती, ये बड़ी भयानक तारीख लिखी जा रही है, और वो तारीख अभी ज़्यादा आया नहीं हो रही है, और उसकी वजह यह है कि एक तसल्लुत है एक पावर का, इजरायली पावर बैक्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बहुत सारे वजूहात हैं। इस पे कभी एक पूरा प्रोग्राम को आधे घंटे का कर लें तो तशनीकी खत्म हो जाएगी। लेकिन तारीख मैं बताऊं कि इतनी भयानक आ रही है कि जब तक ये दुनिया कायम है लोग कहेंगे कि कितनी भयानक तारीख थी। बिल्कुल ठीक। और अभी तो बैनुल-सतीर में है, वो कहते हैं हर दौर में, जस्ट वन लास्ट, हर दौर में इशारे अबरूए शाह पर कलके मौरखीन झुके हैं हुजूर में। ये सारे हमारे हुक्मरान। तारीख वो नहीं है जो लफ्जों में कैद हो, तारीख लिखी जाती है बैनुल-सतूर में। वाह वाह, बैनुल-सतूर में, क्या बात है। थैंक यू कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड जमील अहमद खान साहब, एम्बेसडर रिटायर्ड, हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस अहम मौजू पे बात कर रहे थे। और हमारी दुआ है, हम दुआ कर सकते हैं कि सफारती सतह पे वो सारे अवामिल जो अभी ज़ेरे असर हैं वो बाअसर हों, और गज़ा के मुसलमानों के लिए खुलासी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मुश्किलात आसान फरमाएं, और कहीं ना कहीं हम सबको इसका ज़रिया बनाएं किसी भी हवाले से। डेफिनेटली। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। This business segment is presented by Jazz. पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट के हवाले से अहम अहदाफ तय पा चुके हैं। इसके बारे में हमने आपको पिछले शोज़ में भी बताया था। आइंदा माली साल की वफाकी बजट का तखमीना 17,600 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब इसके अंदर क्या कुछ नया हो सकता है, किसको रिलीफ मिल सकता है, कहाँ पर टैक्सेस बढ़ सकते हैं, ये जानने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत है फरहान बुखारी साहब, पार्ट ऑफ आवर शो। उनकी तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आप कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल। What do you expect from this budget? देखिए चीज़ें आजकल तो कुछ
तब्दील भी हो रही हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, सरकार में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बहस भी हो रही है, लेकिन कुछ परेशानी ख़बरें, मसलन अभी हाल ही में जैसे हमने भी डिस्कस किया कि पेंशनर्स पे टैक्स लगाने चले हैं, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बहुत बुरा कदम होगा। उसके अलावा बिजली और गैस, ये तो आप IMF के या आगे स्टाफ रिपोर्ट में पढ़ लें तो वहाँ लिखा हुआ है कि इन दोनों मदों में अगले माली साल में फिर इजाफा होगा। पेट्रोल के ऊपर या फ्यूल्स के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड एक कार्बन टैक्स की भी बात हो रही है। और जहाँ तक रिलीफ का सवाल है, अगर कोई मेहरबानी हुई और तनख्वाहदार तबके पे कुछ टैक्स रेट कम हो गया, जिसका हम जिक्र भी करते आए हैं, तो शायद वक्ती तौर पे लोग 1-2 दिन खुश हो जाएं, लेकिन उसके बाद जो माली साल होगा उसमें बोझ इजाफी है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि टैक्स नहीं करना चाहिए पेंशन वाले लोगों को, लेकिन पेंशन का एक हेड भी तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी अमाउंट हमारी सैलरीज और पेंशन के अंदर जाती है, और मुझे तो लगता है शायद सैलरी से ज़्यादा पेंशन में जाती है। तो फिर उसका कोई सोल्यूशन भी हमारे पास है, कोई इंटरनेशनल मॉडल ऐसा जिसके तहत गवर्नमेंट पे प्रेशर भी ना बने और वो जो पेंशनर्स हैं उनको भी हम फैसिलिटेटेड रखें, बिकॉज ओबियसली वो भी डिज़र्व करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन का जो खाका है उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स ख़ास तौर पे देते हैं, तो आप इस जाल को फैलाएं। आखिर में तो सोल्यूशन यही है ना, सही, बजाय इसके कि एक शख्स ने 65 साल तक अपनी ज़िंदगी गुजारी और बकिया ज़िंदगी के लिए सर्व भी किया, मुल्क की खिदमत की, और फिर अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए कुछ साल बाकी हैं और उन्हें जो एक सरकार की तरफ से उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा बतौर पेंशन मिलता है, आप उस पर टैक्स लगा दें, तो ये तो मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर नाइंसाफ़ी है। इसके बरक्स होना ये चाहिए कि इस जाल को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप टैक्स नेट में लेके आएँ, वहाँ से मजीद शोबों को टैक्स करें। अच्छा, जिस शोबे की तरफ जाते हैं वहाँ से फिर आवाज़ें उठना शुरू हो जाती है, रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। एग्रीकल्चर के ऊपर भी कहा जा रहा है इस मरतबा टैक्स लगाया जाएगा। यू थिंक इसको टैक्स नेट के अंदर लेकर आना इस शोबे में बहुत हेल्प करेगा? बिल्कुल लेके आना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये है कि ये एक बहुत बड़ा शोबा है जहाँ से आमदन पे टैक्स नहीं लगता, ख़ास तौर पे बड़े बड़े ज़मींदार बहुत से ऐसे हैं जो कि यहाँ पे पार्लियामान में मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा ये है कि एग्रीकल्चर को और शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी टैक्स इवेजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन इंडस्ट्री में 1-2 मिसालें मुझे ख़ुद इल्म है, जिन्होंने देही इलाकों में ज़मीनें ले रखी हैं और अगर उनकी नई गाड़ी आती है तो वो उसमें डाल देते हैं कि वहाँ से आमदन ऐसा ना हो ना कि बड़े बड़े सरमायादार जो हैं वो तो निकल जाएं, वो तो टैक्स एवेड कर लें, और छोटा किसान जो है जिसकी चंद कनाल की ज़मीन होती है वो पिस जाए, जिसको पहले ही पैसे पूरे नहीं मिलते हैं या महंगी उसकी गंदम बिकती है। ये डर बिल्कुल है, और इसीलिए मेरे ख्याल में छोटे किसानों को प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इस साल गंदम की फसल का भी जो हम जिक्र कर चुके हैं उससे बोझ बढ़ा है, किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, और ये सब के सब मामला सामने रख के और फिर ये ज़रूरी आमदन पे टैक्स बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो आम शहरी हैं, पाकिस्तान के आम लोग हैं, उनकी तवक्कुआत क्या होनी चाहिए? आम तौर पे तो मैंने तो बजट पे जितने भी शोज़ किए, आपकी तो खैर डेकेड्स पे मुहित आपका तजर्बा है, लोगों को कंसर्न नहीं होता, लोग कहते हैं जी पता नहीं है, बस आता है चला जाता है, बजट की समझ ही नहीं आती। आम शहरियों को तवक्को करनी चाहिए कुछ बजट से, और क्या करनी चाहिए फयासी? बिल आखिर बजट में ख़ास तौर पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो आम लोगों की ज़िंदगी पे भी असरअंदाज होते हैं। मसलन इस दफ़ा इतलात फिर ये हैं, और ये कोई गैर मुतवक्किल बात नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सिगरेट पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे, और ये ख़ास तौर पे जो जूस के डब्बे हैं, मतलब जूस जो आता है डब्बों में, उनके ऊपर भी टैक्सेस बढ़ाने के बारे में बातचीत हो रही है। अच्छा, लेकिन अब गुज़श्ता हफ्ते आपको याद है अलीम साहब यहाँ पे मौजूद थे, ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। जी बिल्कुल। और उन्होंने जो हमारे साथ एक फिगर शेयर किया कि 1 ट्रिलियन रुपए के टैक्सेस मुल्क में चोरी होते हैं। बिल्कुल। अलमिया पाकिस्तान में ये है, वो एक रिपोर्ट का भी प्राइम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का हवाला उन्होंने दिया। अलमिया ये है कि नए से नए टैक्सेस की तरफ हम जाते हैं, वो पुराने वाले जो हैं वो कलेक्ट ही नहीं। और डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी इटसेल्फ फरहान साहब इतना बड़ा मसला है, यू वुड एग्री कि मतलब में 27 या 30 लाख टोटल हमारे टैक्स फाइलर्स हैं, टैक्स पेयर्स दो के ज़्यादा भी होंगे, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है कि वी कैन नॉट एक्चुअली फिगर इट आउट कि कितना टैक्स आ रहा है और उस पर फिर हमने रिसोर्स कैसे मैनेज करना है। जी बिल्कुल। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से मटेरियल जो लोग जाके मुख्तलिफ जगहों पे लेके आते हैं, हर चीज़
आपको उसमें से पर्ची पे नहीं मिलती, यानी रसीद के साथ नहीं मिलती। बहुत सी चीज़ें टैक्स अवेड करने के लिए, टैक्स इवेजन करने के लिए, और इसी तरह कई और मकामात ऐसे हैं। एक ज़माने में इस्लामाबाद के 1-2 मशहूर रेस्टोरेंट्स का भी हवाला दिया जाता था। अब तो और अभी फरहान साहब अभी भी इस तरह के रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं और बहुत सारे इस तरह के लोग मौजूद हैं जो नहीं देते हैं आपको रसीद। लेकिन आम आदमी की जब हम बात करें, व्हाट कैन बी डन, क्या करे आम आदमी? वो जब टैक्स बढ़ते हैं वो देना शुरू कर देते हैं। क्या कोई ऐसा ज़रिया मौजूद है जिसके ज़रिए वो अपना प्रोटेस्ट शो करें? फिर तो वही रह जाता है कि आप फिर बाहर निकलें और एहतजाज करें। इसके अलावा और क्या कर सकता है आम आदमी अगर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं उसके ऊपर? तो खुदा का शुक्र है कि अभी तक वो कैफियत नहीं मुल्क में आई जैसी कुछ और ममालिक की आई है कि लोग बाहर निकल पड़े। इससे पहले कि वो कैफियत उसके नज़दीक भी हम पहुँचे, मेरे ख्याल में अरबाब इक़्तिदार को ख्याल करना चाहिए। मुल्क में जो गुर्बत ज़दा लोग हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा, 24-25 करोड़ की आबादी में से 10 करोड़ से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि गुर्बत ज़दा हैं। उनके मामलात को देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें रसाई, तालीम और सेहत और यहाँ तक कि एक क्वालिटी शेल्टर तक की नहीं होती। 2022 में जब सैलाब आया था, बारिशें बड़ी हुई थी, तो मुल्क के तूलो अर्ज़ में कितनी खबरें थीं कि जी छतें गिर गई। ऐसी है। तो इस किस्म की ज़िंदगी वो आम लोग गुजार रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उन्हें। और ये फरहान साहब, ये जो तसलसल हमें नज़र नहीं आता है पॉलिसीज़ के अंदर, एक तो गवर्नमेंट्स अपने वक्त पूरे, प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, वो अपने वक्त पूरे नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से पॉलिसीज़ चेंज होती हैं और तसलसल नहीं रहता। ये कितना नुकसान देता है इकॉनमी को ख़ास तौर पर? ये बहुत नुकसानदेह है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ भी हमें बदलने की ज़रूरत है और अक्रॉस द बोर्ड बदलने की ज़रूरत है। मसलन गुज़श्ता कई साल से एम्फसिस रहा है, ज़्यादा ज़ोर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को कि जी बड़ी बड़ी मोटरवेज़ बना लें। अब हाल ही में हमने ट्रेन प्रोजेक्ट्स का सुना, पंजाब, सूबा पंजाब में एक एयरलाइन बनाने का इरादा है, जबकि वो PIA हमारे से नहीं चलती, तो हम ये एयरलाइन बनाएंगे। ये क्या, किस किस्म की प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है? तो प्रायोरिटीज़ कुछ और होनी चाहिए। प्रायोरिटीज़ उन शोबों के लिए होनी चाहिए जहाँ से आम इंसानों को कुछ फ़ायदा हो। ये बड़ी बड़ी मोटरवे पे मैं भी क्रूज़ कंट्रोल पे गाड़ी चलाऊं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे बेशतर लोगों की ज़रूरत, अहम तरीन ज़रूरत, फ़ौरन ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत नहीं है, बुनियादी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वंस अगेन हमने कुछ चीज़ों को एलिब्रेट किया और थोड़ा सा मजीद अनफोल्ड किया इस बजट डॉक्यूमेंट को। अब जो वक्त गुजरता जाएगा तो ओबियसली हम न्यूज़ विल कीप डूइंग दिस। हम आपको आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ पहलू बजट के जो है वो आपके सामने लाते रहेंगे। उम्मीद है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा और साथ ये भी दुआ है कि बजट अच्छा हो, आवाम के लिए अच्छा हो। और काफ़ी हद तक मुश्किल वक्त हमने काट लिया। हाँ, वैसे पहले से हालात थोड़े बेहतर है ना आयशा, बिजली थोड़ी बेहतर हुई है, कम से कम फ्यूल अपनी जगह पे रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा, महंगाई के बढ़ने की शरह कम हुई है। महंगाई कम हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, मैं ये कहना चाहती थी। महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, आई होप कि महंगाई पीछे की तरफ भी आए। इंशाल्लाह हम दुआ ही कर सकते हैं। वंस अगेन बहुत शुक्रिया फरहान साहब। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। This business segment is presented by Jazz.